तो देखो ये टॉपिक ले रहे हैं आज यार, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का और दूसरा एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फॉर द सर्कुलर मोशन का। इन दो का कंबाइंड एप्लीकेशन है, और क्योंकि ये कंबाइंड एप्लीकेशन है इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है सर। तो ट्राई करेंगे आज लेक्चर जिस तरीके से मैंने प्लान किया उस हिसाब से सिस्टमेटिकली चलने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं इसको डायरेक्ट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे यार। ये इस फिगर में क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द आइडियल स्ट्रिंग of length L and the other end of the string is fixed at the point C. The particle is given a speed u which is further maintained by the some external agent. ये इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो समहाउ हम लोगों ने स्पीड को मेंटेन किया है, फर्दर मेंटेन्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंट, किसी भी तरीके से मेंटेन किया होगा। एंड देन आप पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। सो ये स्टार्ट करने के लिए एलिमेंट्री क्वेश्चन है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, दैट मींस कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। और इसमें डायरेक्टली आप न्यूटन लॉ अप्लाई करो, और न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर न्यूटन लॉ अगर यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हो तो लोवेस्ट पॉइंट पर इस बॉडी पर फोर्सेस जब दिखाएंगे तो एक इसका ग्रेविटी का फोर्स आप mg दिखाओगे लोवेस्ट पॉइंट पर, और एक स्प्रिंग में अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स दिखाएंगे। ये दो फोर्सेस आप लोवेस्ट पॉइंट पर दिखाओगे। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब जाएंगे तो mg की फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगी और टेंशन फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर mg वाली फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगी, लेकिन टेंशन वाली फोर्स लेफ्ट साइड पर आएगी। तो ये एलिमेंट्री क्वेश्चन जस्ट उसके लिए है, फंडामेंटल्स के लिए। mg का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लोवेस्ट पॉइंट पर। टॉप पॉइंट पर mg का फोर्स भी डाउनवर्ड और टेंशन फोर्स भी डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल वाले में टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड पर और mg की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए वो चीज। तो लोवेस्ट पॉइंट पर अगर आप देखोगे कि कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ है, तो नेचुरली टेंशन फोर्स जो इसमें दिख रहा है आपको वो टुवर्ड्स सेंटर है, और mg वाला फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो इसका मतलब टोटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा वो t माइनस mg हो जाएगा, टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर में। और इसको डायरेक्टली आप सेंट्रिपिटल फोर्स mv स्क्वायर के mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बिकॉज वही उसका रेडियस बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो डायरेक्टली ये आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले पार्ट में टेंशन फोर्स देखा जाए डायग्राम के अंदर तो ये टुवर्ड्स सेंटर है, और mg वाला फोर्स भी हमारा जो देखा जाएगा तो वो भी हमारा टुवर्ड्स सेंटर है। दोनों ही चीजें सेंटर की तरफ है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि टेंशन प्लस mg, और ये डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा m। स्पीड मेंटेन्ड है तो यहाँ पर m u स्क्वायर डिवाइडेड बाई l यहाँ पर भी यूज करोगे। तो ये टेंशन टॉप पॉइंट के लिए करस्पॉन्डिंग हो गया, और फर्स्ट इक्वेशन में टेंशन हमारा लोवेस्ट पॉइंट पर हो गया। थर्ड वाले फिगर में अगर आप देखोगे तो टेंशन फोर्स हमारा टुवर्ड्स सेंटर है, लेकिन mg इस बार टुवर्ड सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर ना होकर के mg जो इस टाइम लग रहा है वो अलोंग टेंजेंट लग रहा है इस क्वेश्चन में। सो इस टेंजेंट वाली फोर्स को हम सेंट्रिपिटल में कंसीडर नहीं करते कभी, सिर्फ सेंटर वाली फोर्स देखोगे, और सेंटर की तरफ कैपिटल टी की फोर्स है तो कैपिटल टी को हम जस्ट पुट कर देंगे इक्वल टू m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस, यानी कि l के बराबर। ये यहाँ का क्वेश्चन हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये रिमाइंड कराने के लिए कि सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशंस कैसे लिखी जाएंगी, और उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं उसमें स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे हम लोग। जैसे इस क्वेश्चन में तो कह रहे हैं कि स्पीड को किसी तरीके से मेंटेन किया गया है, वो तरीका मेंशन नहीं है कि कैसे स्पीड मेंटेन करोगे, बट क्वेश्चन के हिसाब से हम चल रहे हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया ये। तो सिंपली न्यूटन लॉ की इक्वेशंस फॉलो करते जाइए और आंसर्स मिलते जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर व्हेन गिवन सम वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। लोवेस्ट पॉइंट पर हम लोगों ने यहाँ पर एक u स्पीड दे दी है, लेकिन वो स्पीड मेंटेन नहीं है। दैट मीन्स कि ये स्पीड यहाँ पर वेरी करेगी। बॉटम पॉइंट पर u होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर vt से डिनोट कर रहे हैं, और जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गई है तो उसको हम vh से डिनोट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोवेस्ट पॉइंट आपको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द टॉप पॉइंट, एंड थर्ड है स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द हॉरिजॉन्टल लेवल। ये तीनों पॉइंट सॉल्व करने में, तो फर्स्ट पार्ट आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज फर्स्ट पार्ट में
सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे यहाँ पर भी, और प्रोसेस यही रहेगा कि यहाँ पर डायरेक्शन दिखाओगे फोर्सेस का, तो टेंशन टुवर्ड सेंटर की तरफ और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दो फोर्सेस। और प्रीवियस कंसेप्ट जो भी डिस्कस किया उसके हिसाब से टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ है, उसमें से mg को लेस करेंगे जो सेंटर से बाहर की तरफ है, ये टोटल फोर्स हो गया जो टुवर्ड सेंटर, और ये डायरेक्टली एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ एल के बराबर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाली पार्ट में सॉल्व करने के लिए ना आप फिर से एक बार न्यूटन लॉ लगाओगे, तो आपकी फिर से टेंशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे और mg भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाओगे। तो mg एंड द टेंशन फोर्स एट द टॉप पॉइंट, इसको t सफिक्स t से डिनोट करें, टेंशन एट द टॉप पॉइंट, इसको t लोवेस्ट पॉइंट कह देते हैं। इक्वेशंस ये बनाएंगे कि टेंशन एट टॉप पॉइंट टुवर्ड सेंटर और mg भी टुवर्ड सेंटर, दोनों को ऐड कर लो और इक्वल टू m बाई एल। बट इस बार स्पीड मेंटेन नहीं है, तो यहाँ पर स्पीड टॉप पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेनी पड़ेगी आपको, स्पीड एट द टॉप पॉइंट। और स्पीड एट द टॉप पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कैसे करेंगे वो देखो आप। जब ये बॉटम पॉइंट पर था तो उसके पास एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में थी। एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें कि एनर्जी एट द बॉटम पॉइंट, एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट, तो इट वाज सिंपली हाफ एम यू स्क्वायर इन काइनेटिक फॉर्म। लेकिन वहीं पर अगर इसकी टॉप पॉइंट पर एनर्जी को कैलकुलेट करा जाए, एनर्जी टॉप पॉइंट पर कितनी होगी, तो एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट में दो कंपोनेंट्स एनर्जी के आएंगे, एक काइनेटिक वाला हाफ एम वी एट द टॉप पॉइंट का स्क्वायर, और क्योंकि वो टॉप पॉइंट बॉटम वाले से किसी हाइट पे जा चुका है वो, और इनफैक्ट कितनी हाइट पे जा चुका है, तो ये हाइट आप इजीली देख सकते हो कि ये हाइट डायमीटर ऑफ सर्कल यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एल के इक्वल होगी। तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर ऐड करोगे एम जी इंटू एच, और उसके बाद एनर्जी कंजर्व कर ले, दैट मीन्स एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट इक्वल टू द एनर्जी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो इससे आप निकाल सकते हो टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड क्या होगी। सो हाफ एम यू स्क्वायर लोवेस्ट पॉइंट एनर्जी एंड टॉप मोस्ट पॉइंट एनर्जी के लिए लिखोगे हाफ एम वी टी स्क्वायर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी इंटू हाइट, जो कि 2 टाइम्स ऑफ एल के इक्वल। तो इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाली इक्वेशन से हमको स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट मिल जाएगा, मतलब वी टी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। और वो जो वी टी मिल जाएगा, तो ये वी टी यहाँ से ले जा करके एनर्जी कंजर्वेशन से ले जा करके आप इसे टेंशन वाली इक्वेशन में डाल दो, तो आपको टेंशन एट द टॉप मोस्ट पॉइंट भी सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, तो इसको आप अपने आप करोगे, मतलब एनर्जी वाले से वीटी की वैल्यू निकालनी है और उसको फिर टॉप मोस्ट पॉइंट वाले ये जो इक्वेशन है टेंशन वाली, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है इसको। टी एट टॉप मोस्ट पॉइंट प्लस एम जी इक्वल टू एम बाई एल, स्पीड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट का स्क्वायर। यही काम हॉरिजेंटल वाले लेवल पर भी करना है आपको, सेम हॉरिजेंटल लेवल पर, बट इक्वेशंस का ध्यान देना है, इसमें टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है और mg की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसमें mg टेंजेंट की तरफ काम कर रहा है और टेंशन फोर्स जो है वो टुवर्ड सेंटर काम कर रहा है हॉरिजेंटल लेवल पर। तो सेंट्रिपिटल फोर्स में सिर्फ वही वाली फोर्स को कंसिडर करना होता है जो कि सेंटर की तरफ जा रही हो। इस समय mg टेंजेंट की तरफ है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सिर्फ टेंशन एट द हॉरिजेंटल लेवल जो कि टुवर्ड सेंटर है उसको डायरेक्टली m बाई एल, और स्पीड एट द हॉरिजेंटल लेवल का स्क्वायर। और स्पीड एट द हॉरिजेंटल लेवल निकालने के लिए एक बार फिर आप एनर्जी एट द हॉरिजेंटल लेवल कैलकुलेट कर लो कि कितनी एनर्जी हॉरिजेंटल लेवल पर आएगी। तो एनर्जी एट हॉरिजेंटल लेवल की वैल्यू निकालेंगे तो ये हाफ एम वी हॉरिजेंटल स्क्वायर काइनेटिक के फॉर्म में, और प्लस हॉरिजेंटल लेवल उसके स्टार्टिंग बॉटम वाले पॉइंट से कितनी हाइट पर है वो कैलकुलेट कर लो आप। तो ये हाइट यहाँ पर ऑब्वियसली लेंथ एल के इक्वल है, और इस हिसाब से यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एम जी इंटू एल। और ये हॉरिजेंटल लेवल की एनर्जी और ये जो लोवेस्ट पॉइंट की एनर्जी है, इनको इक्वेट करना है तुम्हें। तो एनर्जी एट द हॉरिजेंटल लेवल शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एट द लोवेस्ट लेवल, और इससे मालूम चलेगा कि स्पीड एट द हॉरिजेंटल लेवल की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, सर हाँ जी बताएं, पूछे। सर इसमें थर्ड वाले में सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी तो आएगा, उसकी और जरूरत सर नहीं है, उसके मतलब आएगा। पैरेलल उसके एमजी है। आएगा लेकिन उसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में हमको दो बातें पूछी जा रही हैं, स्पीड और टेंशन फोर्स, तो उसके लिए टेंजेंशियल मोशन से हमें, मतलब ठीक है आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट उसका क्वेश्चन से कंसर्न नहीं है हमारा, कोई न्यूमेरिकल से कोई उसका कंसर्न नहीं बन रहा। वो तो ऑब्वियसली आएगा, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो एक सेपरेट पार्ट है क्वेश्चन का।
अभी हम सिर्फ दो चीजों पर फोकस करने जा रहे हैं बिगिनिंग में, सिर्फ ये कि स्पीड कैसे फाइंड की जाए, तो उसका आंसर है एनर्जी कंजर्वेशन से, और टेंशन कैसे फाइंड की जाएगी, तो उसका आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स वाली इक्वेशन से। ये दो ही पॉइंट्स अभी डिस्कस करेंगे बिगिनिंग में, ठीक है। जब इस पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, तो हम और चीजें इन पे इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी काफी लंबा लेक्चर है आज का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। ये थोड़ा सा एक डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, डिस्कशन करने के लिए है आपके साथ। क्या बनेगा इसमें देखो, सेम क्वेश्चन है, मतलब अभी हमने क्या करा है, जनरलाइज पॉइंट्स पर बात की गई है, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है। पार्टिकल को यू स्पीड दिया, ये एल लेंथ के स्ट्रिंग है, आइडियल स्ट्रिंग है, और पार्ट ए कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द मोमेंट पार्टिकल रीचेस टू अ हाइट h फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब अब आप इसको जनरलाइज करने जा रहे हो। यहाँ पर हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर निकाला था, लोवेस्ट पॉइंट, टॉप पॉइंट, हॉरिजॉन्टल पॉइंट, ये स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। इस क्वेश्चन में आप स्पेसिफिक पॉइंट लेकर के एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर रहे हो, और वो जनरल पॉइंट h हाइट पर है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट से h हाइट ऊपर। तो वहां पर कितनी स्पीड होगी और वहां पर कितना टेंशन फोर्स काम करेगा, ये कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में फिर ये बताना है कि h की कौन सी वैल्यू के लिए मिनिमम स्पीड आएगी। सी पार्ट में आपको बताना है h की कौन सी वैल्यू के लिए टेंशन मिनिमम आएगा। उसके बाद व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो। ई पार्ट में भी ऐसा ही है कि u की कौन सी वैल्यू के लिए टेंशन फोर्स कभी जीरो नहीं होगी, मतलब स्ट्रिंग कभी स्लैक नहीं करेगी। और लास्ट पार्ट में बताना है कि u की मिनिमम वैल्यू, जिससे कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो पाए। तो ये सब कुछ एक्चुअल में पार्ट वन से ही रिलेटेड है, तो पहले पार्ट वन सॉल्व करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये जनरलाइज पॉइंट है, आपको किसी जनरल हाइट h पर जा करके स्पीड और टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना है, किसी जनरल हाइट h के ऊपर जा करके। तो देखिए, इसके लिए ये फिगर ऑलरेडी बना रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्सेस कंसिडर करूं, देखिए, तो जनरलाइज पॉइंट h पे जाने के बाद अगर हम फोर्सेस को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, तो यहाँ पर टेंशन फोर्स टुवर्ड सेंटर दिखाओगे, बट mg वाला फोर्स एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना पड़ेगा आपको, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg डाउनवर्ड, टेंशन फोर्स टुवर्ड्स सेंटर। अब हम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ये बनाने जा रहे हैं, दैट सम ऑफ ऑल फोर्सेस विच आर टुवर्ड्स सेंटर should be equals to mass into square of the speed divided by radius। ये कंसेप्ट लगाने जा रहे हो आप। देखो, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस होती हैं, जो भी आप इक्वेशंस फ्री बॉडी डायग्राम के लिखते हो या न्यूटन लॉ के लिखते हो, ये इंस्टेंटेनियस इक्वेशंस होती हैं। मतलब ये कि जिस मूवमेंट पर आप फोर्स कंसिडर कर रहे हैं, स्पीड भी उसी मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए और रेडियस भी उसी मूवमेंट के करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मतलब सारी चीजें एक सेम टाइम पर कंसिडर करनी है। जिस टाइम पर फोर्स देख रहे हो, उसी टाइम पर स्पीड भी देखनी है, उसी टाइम पर रेडियस भी देखनी है, उसी टाइम पर मास भी देखना है। हालांकि यहाँ पर मास और रेडियस कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमारे पास वेरिएबल्स में सिर्फ दो ही बातें हैं यहाँ पर, स्पीड वेरिएबल है और फोर्सेस वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम एच हाइट की बात करेंगे, तो डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि जो ये mg वाला फोर्स है, ना तो ये सर्किल की टेंजेंट की तरफ जा रहा है, ना ही ये सर्किल की रेडियस के अलॉन्ग आ रहा है। तो फोर्स mg, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग नहीं है, ये टेंजेंट के अलॉन्ग भी नहीं है, तो इसे mg के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर एक कंपोनेंट इसका सर्किल की टेंजेंट के अलॉन्ग लाओ, टुवर्ड्स टेंजेंट, एक कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ, और एक कंपोनेंट mg का करेंगे जो रेडियस से मैच करता हो। और ये कंपोनेंट्स आप इस एंगल थीटा के फॉर्म में आसानी से कर सकते हो कि अगर हम ये थीटा एंगल इंट्रोड्यूस करें यहाँ पर, तो जो टेंजेंट वाला कंपोनेंट आएगा, ये mg इंटू साइन ऑफ थीटा आता है, और ये जो रेडियस के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा, उसको लिख सकते हो mg इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब इस इक्वेशन में हमको क्या करना होगा ना, फर्स्ट वाले में फोर्स टुवर्ड्स सेंटर में, तो टेंशन फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, कैपिटल टी टुवर्ड सेंटर, और mg cos थीटा सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा आपको, टेंशन और mg cos थीटा का। इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, तो टेंशन फोर्स पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और mg cos थीटा जो सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है, उसको नेगेटिव में कंसिडर करोगे। और फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, दैट टेंशन माइनस mg इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, आर की जगह लेंथ। अब ये ना हाइट है और थीटा को रिलेट करना होगा आपको,
तो हाइट और थीटा को रिलेट करने के लिए हम सेपरेट वर्किंग दिखा दे रहे हैं एक बार। पहले ये वाली लेंथ एल थी, बाद में हमने यहाँ पर चले गए थीटा एंगल पर, तो उसके लिए एक सेपरेट कैलकुलेशन करके दिखा दे रहे हैं। ये एंगल थीटा माना गया है और ये यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए इसके ऊपर, और ये लेंथ एल थी, तो ये पोर्शन आपका ट्रिग्नोमेट्रिकली एल कॉस थीटा के बराबर आ जाता है और ये टोटल लेंथ एल के इक्वल है। तो ये जो हाइट एच कैलकुलेट करोगे वो थीटा से रिप्लेस किया जा सकता है, एच विल बी एल इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से ना हम कॉस थीटा की वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू एल माइनस एच डिवाइडेड बाय एल कॉस थीटा की वैल्यू, और ये कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर लेके आएंगे। तो टेंशन माइनस एम जी एंड कॉस थीटा को इंट्रोड्यूस करेंगे, एल माइनस एच डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। सिंपली न्यूटन लॉ फॉलो करेंगे। तो पहला कंसेप्ट आप न्यूटन लॉ का यूज करोगे और दूसरा कंसेप्ट आप एनर्जी कंजर्वेशन का लगाओ। तो एनर्जी एट द लोवेस्ट पॉइंट शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एट एच हाइट। ये आपका सेकंड कंसेप्ट है। अब लोवेस्ट पॉइंट पर तो एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में रखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, और एच हाइट पर जाकर के जो काइनेटिक एनर्जी रखेंगे उसमें काइनेटिक वाला पोर्शन हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है एम जी एच, और यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो पहला रिजल्ट निकालते हैं, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। फर्स्ट रिजल्ट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हाइट के फॉर्म में डायरेक्ट रिजल्ट आएगा स्पीड का, और ये वाली स्पीड अगर आप ले जाकर के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इक्वेशन को ले जाकर के फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो टेंशन की वैल्यू भी हाइट के फॉर्म में आ जाएगी इसकी। और वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यार अभी, है ना। यहाँ पर सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा, तो कैपिटल टी इक्वल टू एम जी इन ब्रैकेट एल माइनस एच ओवर एल, सारी चीजें हमें जो हाइट के फॉर्म में लानी है, और एम बाई एल और वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को भी रिप्लेस करके यू स्क्वायर माइनस 2gh कर दे। और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करके देखो कि इससे टेंशन फोर्स की क्या एक्सप्रेशन बनती है। टेंशन फोर्स का जनरलाइज फॉर्मूला अगर देखा जाए यहाँ से, तो ये कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बनेगा, एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी एंड आई थिंक माइनस एम जी एच वहाँ पर आएगा, एम जी एच बाई एल, और इधर से भी -2, तो -3 एम जी एच बाई एल। एक बार कंफर्म करना ये रिजल्ट, है ना। थोड़ा सा टेंशन फोर्स का यही एक्सप्रेशन बनेगा या फिर कुछ और एक्सप्रेशन बनेगा, उसको जरा एक बार कंफर्म करिएगा। बोलो जी। सर यही बनेगा, है ना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे अगर टेंशन वाली इक्वेशन को, तो यही रिजल्ट बनेगा। बोलो भाई, ठीक है सर। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल सही है। मतलब कैलकुलेशन चेक करनी है, कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट तो सही ही है, मतलब जस्ट एक पॉइंट है कि कोई प्लस माइनस का एरर ना हुआ, बिकॉज ठीक है। तो जो पहला पार्ट था वो आ चुका है कि स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ हाइट आ चुकी है और टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ हाइट आ चुका है। दोनों में एक कॉमन चीज ये आ रही है कि दोनों में माइनस के साथ एच का टर्म आ रहा है, -2gh और -mgh, बेसिकली ये आ रहा है आपका आंसर। अब इससे क्लियर है कि जितनी ज्यादा हाइट सब्स्टिट्यूट करोगे आप, एच की वैल्यू जितनी ज्यादा करते चले जाओगे, जितना ज्यादा एच करोगे ऑब्वियसली -2gh की वैल्यू बढ़ेगी, तो ओवरऑल स्पीड की वैल्यू कम होगी। और वो लॉजिकल भी है, जितनी ज्यादा हाइट पर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, तो काइनेटिक को ऑटोमेटिकली कम होना पड़ेगा, बिकॉज टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। और टेंशन फोर्स के बारे में भी सेम चीज आ रही है कि जितनी ज्यादा हाइट पर आप जाओगे टेंशन फोर्स की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती है। और यही हमारा सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द स्पीड इज मिनिमम एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द टेंशन इज मिनिमम। तो रिजल्ट से क्लियर है, रिजल्ट से आपको क्लियर है कि जितनी ज्यादा एच की वैल्यू लेंगे स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी, और जितना ज्यादा एच रखोगे उतनी ही लो टेंशन फोर्स आएगी। बट एच की मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हो, हाइट की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पार्टिकल यहाँ से मैक्सिमम जिस हाइट पे जा सकता है वो डायमीटर ऑफ सर्किल के बराबर होगा, उससे ज्यादा हाइट पर ही जा सकते। तो अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल कैन बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सर्किल। तो इसका आंसर तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अब कह सकते हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द टेंशन इज मिनिमम, आंसर इज एच इक्वल टू 2L। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच स्पीड इज मिनिमम, तो इसका भी आंसर आ जाएगा एच इक्वल टू
12, दैट मीन्स कि टॉप पॉइंट, जो टॉप पॉइंट है वहां पर मिनिमम स्पीड है, टॉप पॉइंट पर ही मिनिमम टेंशन फोर्स भी है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे यार, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो। क्या आंसर बनेगा देखो आपका। मेरे ख्याल से एक मिस्टेक यहाँ पर दिख रही है मेरे को, ये हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, बोलो यार। स्पीड कभी भी जीरो ना आ पाए, मतलब ये जो हाफ एम वी स्क्वायर का टर्म है ये कभी जीरो ना होने पाए, इसके बारे में। तो वैसे भी लगा सकते हो आप, स्क्वायर रूट के अंदर का जो टर्म है ना यू स्क्वायर माइनस 2GH, ये वैसे भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको रियल रूट्स मिलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पर ये लगानी है दैट यू स्क्वायर माइनस 2GH एक पॉजिटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि u की वैल्यू मोर देन रूट ऑफ 2GH है, और h की जो रेंज है, h की रेंज 0 से लेकर के और टिल 12 के बराबर है, मतलब मिनिमम वैल्यू हाइट की 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 12 होगी। तो u की भी एक रेंज आ जाएगी इसके हिसाब से, u की भी एक रेंज आएगी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा है ना यार, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो, इसको निकालने के लिए आप इक्वल टू जीरो वाला सॉल्व कर दें, इक्वल टू जीरो वाला सॉल्व कर दीजिए, उससे हमको मिनिमम वाला आंसर मिल जाएगा। और अगर मैं v को इक्वल टू जीरो करता हूँ यू स्क्वायर माइनस 2GH के बराबर, और फिर वहां पर h इक्वल टू 12, तो आपको आंसर मिलेगा u मिनिमम जो होना चाहिए वो रूट ऑफ 4GL। बस यहीं पर h की जगह 12 करना है, बिकॉज मिनिमम स्पीड टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही है, तो अगर स्पीड जीरो होगी तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही जीरो हो सकती है, उसके अलावा और कहीं जीरो नहीं हो सकती, बिकॉज वहीं पर उसकी मिनिमम वैल्यू है। और ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नेवर जीरो, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नेवर जीरो के लिए आप क्या करो, मिनिमम टेंशन को पॉजिटिव रखिए। बट ऑब्वियस है कि अगर मिनिमम टेंशन पॉजिटिव आएगी तो फिर हर एक पॉइंट की टेंशन फोर्स को पॉजिटिव आना पड़ेगा, और मिनिमम टेंशन फोर्स यहाँ से टेंशन की मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एच की मैक्सिमम वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू एच की मैक्सिमम वैल्यू 12 के बराबर रखेंगे यहाँ पर, और जैसे ही आप यहाँ पर एच इक्वल टू 12 के बराबर करोगे ना, एच की जगह 12 के बराबर करोगे, तो इक्वेशन ये बन जाएगी एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी, और एच इक्वल टू 12 रखेंगे तो यहाँ पर -6 mg का फैक्टर आएगा, यानी कुल मिलाकर के एम यू स्क्वायर बाई एल -5 mg। तो टेंशन की मिनिमम वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है एम यू स्क्वायर बाई एल और -5 mg। और क्वेश्चन कह रहा है फिर से एक बार कि टेंशन ऑन द स्ट्रिंग नेवर जीरो, तो नेवर के लिए आप उसकी मिनिमम वैल्यू को पॉजिटिव रखिए, मिनिमम पॉजिटिव होगा तो आगे की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। तो ई पार्ट के लिए आप ये कर दो, इट इज पॉजिटिव, एंड इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा यू शुड बी मोर देन ऑफ √5GL, ये इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। सर सर फोर्थ वाला एक बार बता दिए सर, वो जो 2L रखा था उधर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ठीक से। उसमें भी यही लगा रहे भाई, नेवर जीरो, मतलब बार बार कह रहे हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल नेवर जीरो, कोई भी क्वांटिटी अगर जीरो नहीं होनी है तो नेवर का केस तब आता है जब आप उसकी मिनिमम स्पीड को पॉजिटिव कर दें। भाई मिनिमम किसी भी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है फंक्शन की हर एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो नेवर जीरो मतलब पॉजिटिव चाहिए आपको, तो पॉजिटिव होने, स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकता, स्पीड नेगेटिव होगा नहीं और हमें जीरो करना नहीं है, तो इसका मतलब स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहे, और हमेशा पॉजिटिव होने के लिए सबसे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू लो, उसको पॉजिटिव कर दीजिए। वही काम टेंशन फोर्स में भी कर रहे हैं कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेंशन फोर्स को पॉजिटिव कर देते हैं। और ये हमने बी और सी पार्ट में ऑलरेडी जज कर लिया है कि मिनिमम स्पीड के लिए एच इक्वल टू 12 होना चाहिए और मिनिमम टेंशन के लिए भी एच इक्वल टू 12 चाहिए, इसीलिए हमने एच को 12 से रिप्लेस किया है वहां पर। और लास्ट पार्ट कह रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द पार्टिकल कैन कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, लास्ट पार्ट कह रहे हैं आपसे। एक्चुअली ये क्वेश्चन का ना पार्ट वाइज चल रहा था मैं, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने की दो कंडीशंस हैं यहाँ पर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द पार्टिकल कैन कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा, कंडीशंस डी और एफ सेटिस्फाई हो जाएं, कंडीशंस डी और कंडीशंस एफ अगर सेटिस्फाइड है
तो ऑब्वियस सी बात है कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा यहाँ पर। दैट मीन्स कंप्लीट सर्कुलर मोशन होने की दो ही कंडीशंस होती हैं, एक तो वो पार्टिकल कभी स्टॉप ना करे, स्पीड उसकी कभी जीरो ना हो, फर्स्ट कंडीशन स्पीड ऑफ पार्टिकल शुड नेवर बी जीरो, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि स्ट्रिंग कभी भी स्लैक ना करे, यानी स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन बनी रहे, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नेवर जीरो। तो ये दोनों बातें अगर सेटिस्फाइड हैं तो ऑटोमेटिकली एफ पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका। तो डी वाली कंडीशन सेटिस्फाई तब होगी, डी वाली कंडीशन तब सेटिस्फाई हो रही है जब u इज मोर देन √4gl का एग्जांपल लिया आपने, और एफ वाली कंडीशन तब सेटिस्फाई हो रही है जब u इज मोर देन √5gl ले रहे हो, और हमें दोनों ही सेटिस्फाई करनी है यहाँ पर, मतलब कंडीशन डी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और कंडीशन एफ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे और क्या रिजल्ट बनेगा अगर दोनों को सेटिस्फाई करके रखना है, फॉर बोथ टू बी सेटिस्फाइड। इनइक्वलिटीज के कंसेप्ट लगाओ यहाँ पर, अगर दोनों इनइक्वलिटी दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई रखना है मुझे, तो नेचुरली यू की वैल्यू सर √4gl से बड़ी होगी। नहीं नहीं √5, यू शुड बी जी सर मोर √5 जी दोनों सर √5gl से होगी जी। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना आप इसमें, तो √5gl से बड़ा होना चाहिए, कंसेप्ट ऑफ इनइक्वलिटीज। इसीलिए कहते हो कि मिनिमम सर्कुलर मोशन मतलब मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए बॉटम पॉइंट की स्पीड √5gl से स्लाइटली बड़ी होनी चाहिए, स्लाइटली बड़ी, या इक्वल टू होने पर भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता है, इक्वल टू होने पर भी क्रिटिकल केस हो जाएगा वो, इक्वल टू वाला केस जस्ट जस्ट वो उस केस में क्या होगा, जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन बनेगा वो। तो दोनों ही बातें लगा सकते हो आप, यहाँ पर इक्वल टू साइन मैं अलग से लिख दे रहा हूँ उसको, u इक्वल टू √5gl अगर कहीं पर है तो आप कहते हो कि इट इज जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेजेस भी होती हैं यार, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स कि आपको u इक्वल टू √5gl के बराबर लेना है, और अगर लिखा है कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, वहां पर जस्ट वर्ड मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब वो √5gl से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट पर आओ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब कंसेप्चुअली धीरे धीरे टॉपिक्स हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर स्ट्रिंग को रिप्लेस करके उसकी जगह मेटल वायर यूज किया जा रहा है, स्ट्रिंग रिप्लेस्ड बाय द मासलेस मेटल वायर। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट वही है आपके, क्वेश्चंस वही है, पहला पार्ट तो वही है आपका, फर्स्ट पार्ट अभी भी वही है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एंड द टेंशन इन द वायर एट द मोमेंट व्हेन द पार्टिकल रीचेस टू द हाइट एज। तो इसके आंसर सिमिलर टू प्रीवियस के बनेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज पिछले क्वेश्चन के सिमिलर आंसर है ये, सेम कंसेप्ट फॉलो करोगे। तो स्पीड का रिजल्ट मैं कॉपी करूंगा पिछला वाला u² माइनस 2gh को, और टेंशन फोर्स की वैल्यू में हम लोग को सॉल्व करके आई थी mu² डिवाइडेड बाई एल प्लस mg और माइनस 3mgh/l। तो सेम रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ए पार्ट सिमिलर है, बी पार्ट भी सिमिलर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h व्हेन द स्पीड इज मिनिमम, सेम आंसर है h इक्वल्स टू 2l बिकॉज वो मैक्सिमम हाइट होगी, यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड आएगी। सी पार्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h द टेंशन इज मिनिमम। अब इस क्वेश्चन का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h विच फॉर विच द टेंशन इज मिनिमम। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया है तो इसका आंसर क्या लिखोगे, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h फॉर विच द t इज मिनिमम। इनफैक्ट अगर मान लो ये पूछा भी जाए तो इसका आंसर क्या देंगे, हालांकि कोई रेलेवेंस नहीं है, बट क्वेश्चन वाइज अगर पूछा जाए कि मिनिमम टेंशन यहाँ पर क्या बनेगी। एक्चुअली वायर्स में देखिए, वायर्स में और स्ट्रिंग्स में एक फर्क होता है, मतलब अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो और उसकी जगह मेटल यूज कर रहे हो तो उनमें फर्क है। वायर्स में और स्ट्रिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको बता दें क्या है, इसका मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस चलता है इनका। स्ट्रिंग को और मेटल वायर में डिफरेंस ये है कि आप मेटल की वायर को ना एलोंगेट भी कर सकते हो और मेटल की वायर को कंप्रेस भी कर सकते हो। दैट मीन्स हम लोग मेटल को पुल कर सकते हैं दोनों साइड से, और हम चाहें तो मेटल को हम लोग कंप्रेस भी कर सकते हैं। जो बेसिक डिफरेंस इनके बीच में लगा, आप मेटल के ऊपर एक कंप्रेसिव फोर्स भी लगा सकते हो, मेटल के ऊपर एलोंगेटिव फोर्स भी लगा सकते हो, मतलब फोर्स ऑफ कंप्रेशन यूज कर सकते हो एंड फोर्स ऑफ एलोंगेशन भी लगा सकते हो, बिकॉज मेटल इलास्टिक वायर्स होते हैं जस्ट। तो अगर आप इसको एलोंगेट करोगे मेटल को
तो मेटल की टेंशन फोर्स लेफ्ट साइड काम करेगी, और अगर हम मेटल को कंप्रेस करेंगे तो मेटल की टेंशन फोर्स राइट साइड काम करेगी। यानी कि मेटल्स में टेंशन फोर्स दोनों डायरेक्शंस में काम कर सकती है। मेटल रिजिड बॉडी है, स्लैक कभी करेगा नहीं, रिजिडनेस की वजह से। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो ये कभी भी लूज नहीं कर सकते, आप किसी मेटल की वायर को आप स्लैक नहीं करा सकते। तो यहाँ पर टेंशन फोर्स दोनों डायरेक्शंस में काम कर सकता है आपका, एलोंगेशन वाली डायरेक्शन से भी और कंप्रेशन वाली डायरेक्शन से भी। बट ये काम आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्ट्रिंग को पुल करते हो तब तो समझ में आता है कि अगर आप स्ट्रिंग को बाहर की तरफ पुल करें और उसमें फोर्स एफ लगाएं, तो स्ट्रिंग को जब हम पुल करते हैं तो उसमें उसके अपोजिट साइड पर टेंशन फोर्स डेवलप होती है, कैपिटल टी यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। बट अगर आप स्ट्रिंग को कंप्रेस करने की कोशिश करो, उस पर फोर्स लगा करके स्ट्रिंग को दबाने की कोशिश करो, मतलब पुश करो स्ट्रिंग को आप, तो ये स्ट्रिंग बिकॉज सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जैसे ही आप उसको पुश करोगे ये स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी, और जब ये स्लैक कर जाएगी तो हम ये कह देते हैं कि टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में आता है आपका। स्ट्रिंग स्लैक नहीं कर सकते आप, उसको पुश नहीं कर सकते, उसको सिर्फ पुल कर सकते हो, लेकिन मेटल को हम पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं मेटल्स में। एंड दैट मीन्स कि टेंशन फोर्स की दोनों डायरेक्शंस पॉसिबल हैं, मेटल से बाहर की तरफ भी टेंशन फोर्स हो सकती है और मेटल के अंदर की तरफ भी टेंशन फोर्स हो सकती है, जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरीके से होता है, ये स्प्रिंग जैसा काम करता है ये। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि मेटल्स में क्योंकि हम दोनों तरफ टेंशन फोर्स लगा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का कोई रेलेवेंस नहीं बनता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एट विच द टेंशन इज मिनिमम। बट अगर पूछा जाएगा तो आप ये कह दीजिएगा मिनिमम टेंशन इन द मेटल कैन बी 0, बस इसका सीधा सा आंसर है। और ये एक्चुअल में ना आपका चैप्टर इलास्टिसिटी का पार्ट आता है। इलास्टिसिटी चैप्टर में जो हुक्स लॉ है वो ये कहता है, हुक्स लॉ के अंदर, कि अगर आप एक मेटल को एलोंगेट करो तो फोर्स बाई एरिया, जिसको कि स्ट्रेस डिफाइन किया गया है मेटल्स में, और वो कहा जाता है कि यंग्स मॉडुलस वाई टाइम्स चेंज इन द लेंथ, उसको एक्स मान लेते हैं, और डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ, इसको स्ट्रेन वर्ड से डिफाइन करते हो। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। आइडिया है इसके बारे में आपको, ये मतलब हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी जो पढ़ते हैं मेटल्स के केसेस में। जी सर। तो स्ट्रेस बराबर यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, और इससे क्लियर है कि कैपिटल एफ जो बनेगा वो वाई ए डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एक्स के बराबर हो जाता है। तो एफ की मिनिमम वैल्यू तब होगी जब एक्स की वैल्यू मिनिमम कर दो आप, और एक्स को बोलते हो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल भी कह सकते हैं इसको। तो जब चेंज इन लेंथ 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स 0 आएगी, स्ट्रेस 0 आएगी। सो इसको रिमूव कर रहे हैं, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, लिखा जरूर है मैंने लेकिन इसका कोई रेलिवेंस इस क्वेश्चन में है नहीं। नाउ डी पार्ट, व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सच दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर 0। इसका सीधा सा आंसर है नेवर 0 होने के लिए, कभी 0 ना हो उसके लिए मिनिमम स्पीड को हम पॉजिटिव करेंगे, और मिनिमम स्पीड के लिए h इक्वल टू 12 रखो। तो यहाँ पर जब आप स्पीड वाली इक्वेशन में h इक्वल टू 12 पुट कर देंगे और उसको पॉजिटिव कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा u मोर देन रूट ऑफ 4gl, सेम आंसर आ जाएगा। ई पार्ट कह रहे हैं फाइंड द टेंशन इन द वायर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। अब इसके बारे में समझो आप, टेंशन इन द वायर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर मुझे टेंशन निकालनी है तो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए h को हम 12 के बराबर करेंगे, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा एम यू स्क्वायर बाई एल, और h इक्वल टू 12 करेंगे तो ये -5 mg। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ u टेंशन इन द वायर इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। ये टेंशन एट टॉप पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, टेंशन एट द टॉप पॉइंट इन द वायर इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0। समझो आप क्या होगा, इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, पॉजिटिव कब आएगी और नेगेटिव कब आएगी। तो पहले 0 वाला सॉल्व कर लेते हैं, इसको 0 के बराबर करके देख लो। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ यू, हाँ जी सर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी या फिर अवे फ्रॉम द नहीं सेंटर बेटा, होगी? उसी के लिए ये एफ पार्ट है, आपके इन्हीं डाउट्स के लिए क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। देखो मैं, आप देखो ना अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ टेंशन इन द मेटल वायर, यही समझाने के लिए लाया था मैं।
कि मेटल वाले क्वेश्चंस में टेंशन फोर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकता है। देखिए स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस में अगर टेंशन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसका फिजिकल मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग स्लैग कर चुकी है। ठीक है, एक सेकंड बच्चा होल्ड करना। बट मेटल वाले केसेस में, सॉरी बच्चा ना, मेटल वाले केसेस में ये एक इसी को समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है मैंने कि पॉजिटिव आया तो क्या मतलब है, नेगेटिव आया तो क्या मतलब है, और जीरो आया तो क्या मतलब है। देखिए इसका मतलब ये होता है ना कि आप नॉर्मली देखो सर इलोंगेशन का बस होगा बस। देखिए हाँ, नॉर्मली क्या करते हो आप, नॉर्मली टेंशन फोर्स की डायरेक्शन आप अंदर की तरफ दिखाते हो ना, मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में तो हम टेंशन को अंदर की तरफ ही दिखाते हैं ऐसे स्ट्रिंग वाले केसेस में। तो जब आप टेंशन को अंदर की तरफ दिखाते हैं तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टेंशन है। बट अगर मान लीजिए किसी पॉइंट पर जा करके, किसी पॉइंट पर अगर हम चले जाएं और वहां पर टेंशन की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ लग रही है, क्योंकि मेटल में तो दोनों ही डायरेक्शंस पॉसिबल हैं। तो अगर किसी पॉइंट पर टेंशन की डायरेक्शन बाहर की तरफ है तो उसका मतलब ये हुआ कि टेंशन की वैल्यू नेगेटिव होगी वहां पर। मतलब ये इसका रेलिवेंस है न्यूमेरिकल्स के अंदर कि अगर आप मेटल वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो और कहीं पर पॉजिटिव टेंशन आ जाए, कहीं नेगेटिव टेंशन आ जाए, तो इसका ये मतलब निकालेंगे आप। एक सेकंड और होल्ड करेंगे बच्चों जी। स्ट्रिंग में मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो और स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल्स में किसी वजह से टेंशन की वैल्यू माइनस में आ जाती है तो उसका कंक्लूजन आप ये निकालोगे कि वो टेंशन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग पहले ही किसी पॉइंट पर स्लैक कर चुकी होगी। लेकिन अगर मेटल के न्यूमेरिकल्स में आप कर रहे हो और टेंशन नेगेटिव आ रहा है तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आप टेंशन की डायरेक्शन को चेंज कर दें और कोई काम नहीं करना आपको। मतलब टेंशन टुवर्ड सेंटर लगने की बजाय टेंशन सेंटर से बाहर की तरफ दिखा दीजिएगा। नेगेटिव टेंशन का ये मतलब है यहाँ पर। यही मेरा क्वेश्चन था। अब ये कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, कब जीरो आएगा, ये डिपेंड करता है यू की वैल्यू के ऊपर। अगर एम यू स्क्वायर बाई एल की वैल्यू 5 mg से बड़ी है तो ऑब्वियसली टेंशन पॉजिटिव आएगा, और एम यू स्क्वायर बाई एल की वैल्यू 5 mg से कम है तो टेंशन नेगेटिव आ जाएगी। ये इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो आंसर हम ये कह रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ यू टेंशन एट टॉप पॉइंट इन द वायर इज पॉजिटिव, तो इसका आंसर होगा यू शुड बी मोर देन रूट ऑफ 5 GL। नेगेटिव टेंशन तब आएगी जब यू की वैल्यू लेस देन रूट ऑफ 5 GL होगी, और जीरो टेंशन तब आएगी जब यू की वैल्यू इक्वल टू रूट ऑफ 5 GL आएगी। सिग्निफिकेंस क्या हुआ साइन ऑफ टेंशन का, वो भी डिस्कस कर लिया आपसे कि पॉजिटिव टेंशन मतलब पॉजिटिव आया तो ये टुवर्ड सेंटर दिखाना है आपको, और अगर नेगेटिव टेंशन आ जाती है तो इसको अवे फ्रॉम द सेंटर दिखा देना। यानी कि पॉजिटिव टेंशन का मतलब मेटल अंडर कंप्रेशन है या फिर मेटल अंडर एलोंगेशन है, इसको अगर ऐसे भी पूछा जाए। पॉजिटिव टेंशन आने का क्या मतलब निकालोगे आप कि क्या इलोंगेशन। एलोंगेशन है, राइट। हाँ, पॉजिटिव टेंशन आने का मतलब कि आप मेटल को एलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हो, और नेगेटिव टेंशन का मतलब हम मेटल को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से कह सकते हो। अब लास्ट पार्ट में होगा, इसके अंदर यू की मिनिमम वैल्यू बताएं फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पर मेटल वाले न्यूमेरिकल्स में अगर आपको ये कंडीशंस फाइंड करनी है जिसमें कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे, तो इसकी सिर्फ एक कंडीशन होती है, दैट जो हमारा कंडीशन डी है वो सेटिस्फाइड है बस। ओनली कंडीशन डी हैज टू बी सेटिस्फाइड। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है आपको कि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करने की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल्स में हमने कहा कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। स्ट्रिंग के न्यूमेरिकल में डी और एफ दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं होगी इसमें, है ना, क्योंकि वहां पर स्ट्रिंग है, स्लैक नहीं होना चाहिए, वो लूज नहीं होनी चाहिए स्ट्रिंग। तो टेंशन पर भी हमारे को ध्यान रखना है कि टेंशन फोर्स कभी जीरो ना हो जाए, और स्पीड को तो खैर हमेशा ध्यान रखना है आपको कि पार्टिकल अगर चलते चलते रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पूरा सर्कुलर मोशन कैसे होगा वो। तो एक तो वो कभी स्टॉप ना करे, ये कंडीशन तो कॉमन कंडीशन है। स्ट्रिंग में एक और कंडीशन इंपोज की जाती है कि टेंशन फोर्स भी पॉजिटिव रहे, जीरो ना होने पाए। लेकिन मेटल में इस कंडीशन को विड्रॉ क्यों कर लेते हैं हम लोग। टेंशन वाली कंडीशन को विड्रॉ करने का रीजन क्या है,
मुझे पता है कि मेटल है, रिजिड बॉडी है, स्लैग कभी होगा ही नहीं वो। तो इसमें सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, डी वाली कंडीशन, और इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा, लास्ट पार्ट का जो आंसर बनेगा एच पार्ट का, सिंपली आप ये कह देंगे कि स्पीड शुड बी मोर देन इक्वल टू रूट ऑफ 4gl। इस कंडीशन पर ये वायर पूरा सर्कुलर मोशन कर जाएगा, पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर जाएगा अगर स्पीड की वैल्यू रूट 4gl से बड़ी है। स्ट्रिंग वाले में रूट 5gl, मेटल वाले वायर्स में रूट ऑफ 4gl कंडीशंस होती हैं फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन। सर जी सर, अगर स्ट्रिंग वाले में √4gl स्पीड देंगे तो हाईएस्ट पॉइंट तक तो पहुंचेगा ना सर? आप बता रहे, सब बता रहे हैं बच्चा, एक सेकंड रुकिए, आपका आज पूरा टॉपिक है ये 100%, आप एक थोड़ा सा वेट करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी देखो इसके अंदर भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली इन्हें मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है और आगे हमारे पास प्रॉब्लम्स अच्छी वाली हैं, बट ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जिसने कभी कुछ ना भी पढ़ा होगा ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हो उसमें से। ये बेसिकली सेल्फ लर्निंग के लिए मैंने तैयार किया था कि आप अपने आप इस चीज़ों को कैसे लर्न करोगे ना। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो सिलेंडर के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, पार्टिकल मूविंग अलोंग द सरफेस ऑफ द फिक्स्ड सिलेंडर, अंदर अंदर चल रहा है ये, मतलब जो आउटर आउटर देख रहे हो ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर एक पार्टिकल को रिवॉल्व करना है, तो यहाँ पर u दे रखा है, स्पीड, रेडियस ऑफ सिलेंडर r है। सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी सी हिंट करूंगा इसके लिए, बिकॉज ये क्वेश्चन सिमिलर हैं आपके। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है जो स्ट्रिंग वाला है, ये आर्टिकल सिमिलर टू द स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल होगा, और सिमिलर टू द स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल क्यों है ये आप समझ सकते हो। अगर हम नेक्स्ट पेज पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको दिखाएं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाओगे और एक mg की फोर्स दिखाओगे, यही दो फोर्सेस कंसिडर करनी है आपको यहाँ पर, mg एंड नॉर्मल। तो एक फोर्स यहाँ नॉर्मल दिखा दें, एक फोर्स यहाँ पर mg दिखा दो, और अब आप खुद ये समझ सकते हो कि ये सिचुएशन क्या बिल्कुल इसके आइडेंटिकल नहीं बन रही है जो यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पर टेंशन फोर्स दिखाया था और mg दिखाया था, एग्जैक्टली सेम वे में आप क्या कर रहे हो, टेंशन फोर्स को रिप्लेस कर चुके हो और टेंशन फोर्स की जगह पर यहाँ पर नॉर्मल को दिखा रहे हो, तो लगभग सेम आर्टिकल है। करें इस क्वेश्चन को या उसके सिमिलर आप खुद कर सकते हो, बोलो। कर लेंगे सर। कर लेंगे ना, मतलब कि कैपिटल टी को रिप्लेस कर दो, कैपिटल टी को रिप्लेस बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कर दें और आपके सारे आंसर्स मिलते चले जाएंगे। तो जी सर। पहला वाला आंसर मैं फिर से डायरेक्ट लिखता हूँ, u² माइनस 2gh। इसको तो एक तरीके से मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ कि आपको याद हो जाए अब ये, और टेंशन फोर्स की वैल्यू, बट टेंशन फोर्स की जगह पर हम यहाँ पर टेंशन नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर आप लिखोगे नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mu² माइनस mg, सॉरी प्लस mg था, और माइनस 3mg, हाइट के फॉर्म में जाना है तो h/r। इन टर्म्स ऑफ हाइट में लिखना प्रेफर करता हूँ, थीटा के फॉर्म में प्रेफर नहीं करते हम लोग, मतलब मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करता, मैं अपने आंसर्स को h के फॉर्म में रखना ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ हाइट इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और हाइट के बारे में समझ में आता है कि मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है यहाँ पर। तो mu² प्लस mg एंड माइनस 3mg इंटू h/r, ये आंसर्स हैं। सेम क्वेश्चन है बच्चा, इसमें रिपीट हो रहा, काफी रिपीट होगा, तो ये मैं B-C-D-E पार्ट आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई करना। लास्ट पार्ट की कंडीशंस क्या लगाओगे, इसमें देखो दो कंडीशंस हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो। तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज नेवर जीरो, अब आप समझ जाते हो बार बार क्या करना चाहिए आपको, मिनिमम स्पीड कैलकुलेट करिए और उसको पॉजिटिव कर दे, इससे आपको आंसर मिल जाएगा u शुड बी मोर देन रूट ऑफ 4gr। और व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ u सच दैट नॉर्मल रिएक्शन इज नेवर जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन इज नेवर जीरो के लिए n की मिनिमम वैल्यू निकालो और उसको पॉजिटिव करिए, और मिनिमम वैल्यू आएगी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ही, वो इसी रिलेशन से, बिकॉज t की जगह सॉरी n लिख देते हैं, तो n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, तो नेचुरल सी बात है आपको h मैक्सिमम पुट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम पुट करने के लिए इसको 2 टाइम r के बराबर रखो। तो क्योंकि ये सिमिलर टू द स्ट्रिंग है, आंसर भी सिमिलर ही आएंगे, दैट मीन्स कि u शुड बी मोर देन रूट ऑफ 5gr। अब यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगाओगे,
डी और ई दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए या सिर्फ डी वाली कंडीशन से मेरा काम चल जाएगा? मतलब मिनिमम, समझ के, दोनों। क्यों, क्या रीजन होगा दोनों का? बिकॉज नॉर्मल के जीरो होने का फिजिकल मतलब क्या है? किसी जगह नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का फिजिकल मतलब कांटेक्ट छूट जाएगा बस। कांटेक्ट, इस और कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए इसमें। तो इसमें भी फिर दो कंडीशंस आएंगी, यानी कि कंडीशंस जो हैं इसमें डी नहीं, कौन सा था कंडीशन यहाँ पर? हाँ, डी। कंडीशन डी एंड कंडीशन ई बोथ हैज टू बी सेटिस्फाइड। तो अब आप बताओ क्या आंसर आएगा यार? दोनों सेटिस्फाई करने हैं अगर आपको, तो यहाँ पर क्या आंसर बनेगा? तो नेचुरली यू शुड बी मोर देन रूट ऑफ 5g। इतना ही ध्यान रखना है इसमें। सिमिलर एग्जांपल यहाँ पर है, इसमें ट्यूब के अंदर पार्टिकल है, पार्टिकल इनसाइड द ट्यूब है। तो अब मैं ना थोड़ी सी वर्किंग आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, मतलब कुछ कुछ आप लोग भी करोगे तो प्रैक्टिस भी होगी इसकी। और बट इसमें एक बात बताओ जस्ट, इसमें क्या कोई ऐसा चांस है कि ये पार्टिकल कांटेक्ट लूज करके हवा में गिर जाए? अगर ये ट्यूब के अंदर है, ट्यूब के अंदर है, तो इसका मतलब ये, हाँ, इसका मतलब, अच्छा, इसमें भी क्या होगा, ये मेटल वायर के सिमिलर है। ये आंसर जो आपका ना सिमिलर टू द मेटल वायर है। देखो इसमें क्या होगा, इसमें बता देते हैं आपको क्या होगा, कि हो सकता है कभी नॉर्मल पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है कभी नॉर्मल नेगेटिव आ जाए। तो पॉजिटिव नॉर्मल आने का मतलब नॉर्मल अंदर की तरफ, और कहीं नेगेटिव नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब नॉर्मल बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों तरफ नॉर्मल लग सकता है। और देखिए एक और बात इसमें कही जाती है, पार्टिकल जस्ट फिट्स इन द ट्यूब, मतलब कि वो ट्यूब के साइज से थोड़ा सा छोटा है। तो एक टाइम पर ये पार्टिकल या तो बाहर वाले सरफेस के टच में होगा या फिर अंदर वाले सरफेस के टच में होगा। मतलब एक ही टाइम पर ये दोनों को टच नहीं करेगा कभी, क्योंकि जस्ट फिट होने का मतलब ये है कि जो ट्यूब का डायमीटर होगा, अगर मैं उसको रिलेट करूं कि अगर एक ट्यूब है और उसकी डायमीटर मान लो डी है, सपोज दैट ये डिस्टेंस डी है, और आप न्यूमेरिकल समझने के लिए आप इस डी को 2 मिलीमीटर मान लो, और ये मान लेते हैं कि ये जो बॉल है इसका साइज जो है, इसका जो रेडियस है, इस बॉल का रेडियस, वो सपोज दैट 0.99 मिलीमीटर है। दैट मीन्स इसका डायमीटर 1.98 मिलीमीटर है। तो ये इससे मैंने थोड़ा सा कम लिया है, बहुत नेग्लेजिबल अमाउंट से कम लिया हुआ है, बट फिर भी कम तो कम ही होता है, चाहे नेग्लेजिबल अमाउंट से कम लो चाहे बड़े अमाउंट से कम लो, लेस तो लेस ही कहलाएगा। मतलब इवन अगर मैं 1.99 करके कितनी भी लाइन लगा दूं और कह दूं कि ये इस बॉल का डायमीटर है, तो स्टिल इट इज लेस देन 2.0। और एटॉमिक लेवल पर बात करी जाएगी तो इस बॉल का कांटेक्ट या तो बाहर वाले सरफेस से हो रहा होगा या फिर अंदर वाले सरफेस से हो रहा होगा। अब ये कैसे डिसाइड करोगे कि इसका कांटेक्ट किस सरफेस से हो रहा है? तो वो आपको नॉर्मल की वैल्यू से पता चलेगा। नॉर्मल रिएक्शन की अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसका मतलब नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा है, और अगर नॉर्मल अंदर की तरफ लग रहा है इसका मतलब कांटेक्ट किसके साथ होगा इसका, खुद देख सकते हो आप। अगर आपको नॉर्मल अंदर की तरफ दिखाना है टुवर्ड सेंटर, तो ये मैं अगर सरफेसेस के नाम दे दूं, सरफेस 1 और सरफेस 2, तो इसका क्या मतलब होगा देखिए, और यही चीज पूछेगी। हाँ, पॉजिटिव नॉर्मल अगर आया तो इसका मतलब हमारा कांटेक्ट किसके साथ हो रहा है इस समय, कांटेक्ट इज विथ 2। पॉजिटिव नॉर्मल मतलब टुवर्ड सेंटर, अंदर की तरफ। नेगेटिव में अगर नॉर्मल आ जाता है किसी में, कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और वहां पर नॉर्मल की वैल्यू माइनस में आ गई मान लीजिए, तो इसका फिजिकल मतलब ये है कि नाउ वी आर इन कांटेक्ट विद द सरफेस नंबर 1, कांटेक्ट एट 1 है। जीरो कभी नहीं आएगा इस केस में, कभी नहीं आएगा, क्योंकि दो में से किसी एक के तो कांटेक्ट में जाओगे ही, या तो बाहर वाली सरफेस के कांटेक्ट में जाएंगे या फिर अंदर वाली सरफेस के कांटेक्ट में जाएंगे। सर हाँ, सर यार ये क्यों बोला जा रहा है कि जैसे अंदर वाली सरफेस से कांटेक्ट में है तो उसमें नेगेटिव है, उस जो बाहर वाली है उसमें पॉजिटिव है सर? मतलब सर वो मतलब वो भी तो हो सकता है सर कि अंदर ये वाली में हो तो इसलिए देखो, पॉजिटिव हो सकता है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग यूजुअली जब फोर्सेस को दिखाते हैं ना यार, यूजुअली, तो हम लोग, मतलब देखो हमारी जो वर्किंग हुई है, हमने अपने सारी वर्किंग्स में फोर्सेस कैसे दिखाई हुई है, हमने जितनी भी वर्किंग की है उसमें टेंशन को अंदर की तरफ दिखाया है। तो जब आप टेंशन को इनवर्ट दिखा करके और कोई इक्वेशन बना रहे हो, टेंशन को इनवर्ट दिखाने के बाद आपने एक इक्वेशन बनाई और उस इक्वेशन से नेगेटिव आंसर आ गया,
तो इसका मतलब है कि जो हम टेंशन की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन गलत डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने जो इक्वेशंस तैयार की हैं वो इक्वेशंस टेंशन को सेंटर की तरफ मान करके तैयार की हैं। तो अगर कोई चीज आपने मानी हुई है, ठीक है ना, अगर आपने कोई चीज अंदर की तरफ मान रखी है और उस मानने के बाद आपने कोई इक्वेशन बनाई और उस इक्वेशन से आंसर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमने जो माना है वो गलत माना है, अंदर की तरफ ना होकर के बाहर की तरफ आएगा इसमें। ओके सर। तो इसमें क्या कंडीशन लगाएंगे कंप्लीट सर्कुलर मोशन की? बाकी सारे पार्ट्स तो आप अपने लेवल पे करोगे, लेकिन मेरे को फाइनल आंसर बताओ, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने की क्या कंडीशंस होंगी? अगर आप इतना समझ पा रहे हो, देखो दो ही आंसर आ रहे हैं, या तो √5 GR आता है या √4 GR आता है। दोनों में से आप यहाँ पर कौन सा केस लोगे? √4। देखिए, हाँ, देखो दो कंडीशंस कौन सी होती है? एक कंडीशन ये होती है कि स्पीड कभी जीरो ना हो, तो उससे आपका आंसर आता है √4 GR वाला। ये वो कंडीशन है कि स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, मतलब पार्टिकल कभी स्टॉप नहीं करेगा। और दूसरी कंडीशन होती है या तो स्ट्रिंग के स्लैक करने की या तो कांटेक्ट लूज करने की। तो कांटेक्ट लूज करने की यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अगर एक सरफेस से कांटेक्ट लूज करेंगे तो दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में चले जाएंगे, मतलब किसी न किसी एक से तो कांटेक्ट बना रहेगा। तो कांटेक्ट लूज करने वाली कंडीशन तो लगाओगे नहीं, सिर्फ आप एक कंडीशन लगाओ कि स्पीड हमेशा बनी रहे, क्योंकि अगर पार्टिकल में स्पीड रहेगी तो वो हमेशा रिवॉल्व करता रहेगा, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहेगा, सिंपली है। तो उसके लिए सिर्फ एक आंसर है कि यू शुड बी मोर देन √4 GR। नेक्स्ट में आउटसाइड में अगर मोशन हो रहा है, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सर्किल के बाहर अगर हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल, टॉप पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखो, देखिए इसमें देखो, क्वेश्चन पढ़ लो जरा एक बार, क्या करना चाहिए देखो। क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग। इसमें क्या कह रहे हैं? पार्टिकल ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ स्मूथ सिलेंडर एंड गिवन ए स्पीड u। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड नॉर्मल रिएक्शन बाय द सिलेंडर एट द मोमेंट पार्टिकल रीचेस टू द डेप्थ। अब टॉप साइड से आ रहे तो हाइट की बजाय डेप्थ की बात करेंगे, और किस हाइट पर, मतलब किस वैल्यू ऑफ h पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये भी सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में एक नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ और mg का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ क्या आंसर आएगा? अगर mg और नॉर्मल को ऐसे रखें और ये एंगल थीटा रखे, तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आएगा? इसके लिए पहले mg को रिजॉल्व करो। तो mg को जब रिजॉल्व करेंगे तो ये एंगल थीटा, और इस तरफ mg cos थीटा वाला कंपोनेंट, और टेंजेंट की तरफ जाएगा mg sin थीटा वाला कंपोनेंट। सेंट्रिपिटल फोर्स में mg का कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे यहाँ पर? अगर मैं cos थीटा। तो आप, हाँ, mg cos थीटा, और नॉर्मल इस बार बाहर है, इसमें mg cos थीटा सेंटर की तरफ आ रहा है, नॉर्मल बाहर की तरफ जा रहा है, तो दिस फोर्स इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई रेडियस। एक इक्वेशन आप ये बनाओगे। दूसरी इक्वेशन ये लाओगे कि ये पॉइंट ऊपर से h डिस्टेंस नीचे आ गए, अब आप टॉप साइड से h डिस्टेंस नीचे आ गए, तो एनर्जी एट द टॉप पॉइंट की एनर्जी जब लिखेंगे तो वो लिखेंगे हाफ m u स्क्वायर काइनेटिक वाली, और वो क्योंकि h हाइट ऊपर है तो mgh, और यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर एनर्जी। इसमें नीचे वाले पॉइंट को रेफरेंस माना है मैंने, इसको रेफरेंस माना है, तो नीचे वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, और ऊपर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh के बराबर लिखेंगे, और प्लस वहां पर काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। तो डायरेक्टली v की वैल्यू मिल जाएगी सेकंड इक्वेशन से √u स्क्वायर प्लस 2gh, और इस v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में v की वैल्यू ले जाओ और पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो नॉर्मल की वैल्यू बन जाएगी mg cos थीटा माइनस m/r, और v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। और फिर वही करेंगे यार, cos थीटा को रिप्लेस करेंगे, तो cos थीटा को मैंने पहले भी रिप्लेस किया है, यहाँ पर भी रिप्लेस करेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू r माइनस एच डिवाइडेड बाई r होगी, बिकॉज ये डिस्टेंस आपका r माइनस एच बनेगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये r माइनस एच बनेगी, और ये डिस्टेंस r है, तो cos थीटा को रिप्लेस कर देते हैं।
यहाँ पर रिप्लेस करेंगे mg और cos थीटा को रिप्लेस करेंगे तो वो r माइनस एच बाई आर माइनस एम बाई आर और यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। और बी पार्ट का आंसर डायरेक्ट आएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एच द नॉर्मल रिएक्शन इज 0, मतलब सिंपल सा है, एन को 0 पुट कर दो तो आपका ये जो आंसर बन रहा है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का, इसमें से एन को 0 पुट कर दो, एच की वैल्यू मिल जाएगी आपको कि कहाँ पर जाकर के नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाएगी। पूछना है इसमें बताओ या फिर आगे बढ़े? अभी तक में देखो दो ही कंसेप्ट लग रहे हैं बार बार, एनर्जी कंजर्वेशन की कंसेप्ट और सेंट्रीपिटल फोर्स की कंसेप्ट। बढ़े आगे? यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं यार। देखो पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी जिन्होंने पूछा था कि √5 से कम स्पीड पर क्या होगा, तो ये वही आर्टिकल लिया है, मोशन व्हेन द स्पीड एट द बॉटम इज इनसफिशिएंट टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। आप देख सकते हैं बॉटम पॉइंट पर √4 का एग्जांपल है, तो ये इनसफिशिएंट हुआ, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा इस केस में। और ये ट्रैक वाला एग्जांपल है, मतलब नॉर्मल वाला ट्रैक वाला एग्जांपल है, सर्कुलर ट्रैक, रेडियस r, इसमें कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने के लिए स्पीड चाहिए थे √5gr, हम लोगों ने स्पीड प्रोवाइड किया √4gr, इनसफिशिएंट है ये। क्या रिजल्ट बनेगा इस केस में? आप देखो इसमें क्वेश्चन में ही पूछा गया आपसे, इट मूव्स ऑन द ट्रैक विच इज फ्रिक्शनलेस एंड लूजेस कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ट्रैक एट पॉइंट बी। साफ साफ कह रहे हैं लूजेस कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ट्रैक एट पॉइंट बी, तो ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? अब देखो क्वेश्चन में ही आंसर होता है यार, लूजेस कॉन्टैक्ट फ्रॉम द ट्रैक एट पॉइंट बी का मतलब पॉइंट बी पर कितना नॉर्मल दिखाओगे एट पॉइंट बी। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब बात ऑफ इसका मतलब फोर्सेस कौन से लग रहे होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्सेस एट पॉइंट बी क्या होगा, कौन कौन सी फोर्स दिखाओगे? जब क्वेश्चन कह रहा है कि वहां कॉन्टैक्ट लूज कर चुके हो, तो वहां पर सिर्फ mg का ही फोर्स होगा कि और भी कुछ फोर्सेस दिखाओगे यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम mg? बस mg हो, ओनली mg। तो अब ये बताइए, जब सिर्फ mg लग रहा होगा तो कौन सा कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएगा? कौन सा mg cos थीटा। cos थीटा। और यही दो इक्वेशन लगानी है इसमें, सेंटर की तरफ फोर्स और उस फोर्स को mv²/r, फर्स्ट इक्वेशन बन गई आपकी यहाँ पर। लेकिन सब कुछ इंस्टेंटेनियस, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो भी बी पॉइंट की होगी, इसका ध्यान रखना है। आप जो कुछ करोगे वो इंस्टेंटेनियस होना चाहिए, मतलब कि यहाँ बी पॉइंट वाली स्पीड चाहिए अब आपको। अब इसके लिए दूसरा कंसेप्ट लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन का, पूरे चैप्टर में यही दो कंसेप्ट लगाने। वीबी को फाइंड आउट करने के लिए मैं एनर्जी को कंजर्व करूंगा, तो एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट ए पर, लोवेस्ट पॉइंट ए की एनर्जी लिखी जाएगी ½ m, और पॉइंट ए पर वेलोसिटी √4gr की है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4gr। और बी पॉइंट पर जब चले गए तो पॉइंट बी पर ½ m वीबी स्क्वायर, और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉइंट बी पॉइंट ए से कितनी हाइट पर है, तो ये वाली हाइट, ये हाइट और ये हाइट कैलकुलेट की जाएगी थीटा के फॉर्म में। ये वर्किंग मैं आप पर छोड़ रहा हूँ यार, इसको mgh करेंगे, लेकिन h जो आएगा इस केस में वो r1 प्लस कॉस थीटा आएगा। समझ पा रहे हो ये 1 प्लस कॉस थीटा का फैक्टर कैसे आएगा यहाँ पर? यस है ना, क्योंकि ओ बी आर के इक्वल होगा, बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आर कॉस थीटा हो जाएगी, और ये आर है तो टोटल हाइट आर प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से वी बी स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से वी बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। हालांकि अब आप ना, मैं एक बार बताऊँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा इसको फास्ट करो। एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही कि स्पीड का फॉर्मूला निकालने में दो ही चीजें आती है, या तो u² + 2gh बनता है या u² - 2gh बन रहा है। इसीलिए मैंने हाइट के फॉर्म में लिया था कि अब स्पीड वाला काम तो आपका जल्दी करना सीखो। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज समझ में आ गई है कि या तो वो u² - 2gh है या फिर u² + 2gh है। तो ऊपर जा रहे तो -2gh, नीचे आ रहे तो +2gh। तो अब तो अगले न्यूमेरिकल्स में इनको मैं डायरेक्ट करूंगा आपको, यहाँ पर तो करके दिखा दे रहा हूँ कि एनर्जी कंजर्वेशन किया है मैंने, बट आगे मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। तो वी बी स्क्वायर की वैल्यू 4gr माइनस 2g और h, बस ये वी बी स्क्वायर को ले जा करके आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, वी बी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और फाइनली बताओ कि थीटा की क्या वैल्यू बनती है। वी बी स्क्वायर रखने के बाद लास्ट में
थीटा की जो वैल्यू बनेगी, मतलब अब इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी mg cos थीटा इक्वल्स टू m/r, और v स्क्वायर को रिप्लेस करने जा रहे हैं तो वो 4gr माइनस 2gr एंड ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। इसको अब सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बनेगा। m और m कैंसिल कर जाएंगे, ये r और r कैंसिल कर जाएंगे, ये g और g भी कैंसिल कर जाएंगे। फिर बताएं भाई इसके हिसाब से cos थीटा की क्या वैल्यू बनेगी। टू बाई थ्री। कितना बनना बचा cos थीटा इक्वल टू? 2/3। ठीक है, ये इसका आंसर है cos थीटा। एक और क्वेश्चन देखो इसमें, और दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहे हैं हैवी पार्टिकल हैंग्स फ्रॉम द पॉइंट O बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, इट इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड v सच दैट v इतना है, फाइंड द एंगुलर पोजीशन एट विच द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पर कांटेक्ट लूज करना था, यहाँ पर स्प्रिंग में टेंशन फोर्स को जीरो करना है। तो इसको अगर आप डायग्राम से करना चाहो तो ये है क्वेश्चन, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने कोई एक पार्टिकल लिया है, इसको हमने कोई एक वेलोसिटी दी है, और ये वेलोसिटी मेंशन्ड है कि ये स्पीड आपने रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 GL के बराबर दी है ये स्पीड, और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता जाएगा, कुछ टाइम तक तो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से कहीं ना कहीं जाकर के स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। तो यही पूछा जा रहा है कि कहाँ पर जाकर के स्ट्रिंग स्लैक करेगी। तो बट ऑब्वियस है कि अगर स्ट्रिंग कहीं पर स्लैक कर गई है तो यहाँ पर टेंशन फोर्स को जीरो दिखा दो, क्वेश्चन कह रहा है। और ये फिर सिमिलर तरीके से करो आप, ऊपर से हम इसको थीटा एंगल मान लेते हैं। तो फाइंड द एंगुलर पोजीशन एट विच द स्प्रिंग विल बिकम स्लैक, क्वेश्चन में आंसर है मतलब T0 वेंकट T0। ए वेंकट अब यहाँ पर ऊपर आओ, ऊपर फोर्स, यहाँ पर mg दिखाओ, ऊपर आओ, क्लास चल रहा हूँ नहीं। यहाँ पर mg और ये एंगल थीटा, टेंशन जीरो हो चुका है, तो mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ सेम प्रोसेस लगाओ, mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ लगा करके क्या कर दो mg cos थीटा, और उसको बोलो क्या? रिप्लेस कर दो mv स्क्वायर बाई l, नहीं और अभी दूध पी रहे, बाद में ये v है। और सेकंड इक्वेशन एनर्जी देख लो कंजर्व करते नीचे हैं, होंगे। तो बॉटम पॉइंट की एनर्जी लिखो हाफ m, जो स्पीड बॉटम पॉइंट पर है उसका स्क्वायर। अब नहीं लिखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। अब मैं इस स्पीड को डायरेक्ट पुट करने जा रहा हूँ कि v स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली u स्क्वायर माइनस 2gh लगा देंगे डायरेक्ट। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, वो 2 प्लस रूट 3 टाइम्स gl माइनस 2g, और h को भी हम डायरेक्ट करेंगे तो वो l इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये सेकंड इक्वेशन ले जाओ, इस v स्क्वायर को ऊपर रख दो और चेक करके देख लो cos थीटा की क्या वैल्यू बनती है। cos theta is equals to 1 upon root 3। ओके थैंक यू। cos थीटा सॉल्व करने के बाद आप लोग भी वेरीफाई कर लेना इसको, 1/√3। लगभग 1 घंटे से आपका ये टॉपिक चल रहा है, और ऑलमोस्ट आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि दो बातें अगर आपको आती है ना, एक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लिखना, और दूसरा ये इक्वेशन। अब ये तो डायरेक्ट करने लगे, माइनस या प्लस, ऊपर जाते समय माइनस, नीचे आते समय प्लस। टॉपिक काफी आसान टॉपिक है ये, और क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करा देता हूँ। सर वो जो क्वेश्चन था जिसमें √4g उसकी स्पीड दी थी, पिछले के पिछले वाला, सर उसमें हाईएस्ट पॉइंट तक क्यों नहीं पहुंचा था पार्टिकल? क्योंकि आपने बताया था वेलोसिटी जब √4gr होती तो 12 रखने पे सर वो आता है, मतलब हाइट। तो सर आप कंफ्यूज कर गए हो, इसका मतलब ये कई सारे केसेस हैं। देखिए आप ये शायद कंफ्यूज कर गए हो कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन √4gr कहाँ कहाँ पर होता है, वो ट्यूब के अंदर हो। अगर वो किसी ट्रैक पे चल रहा है, सिंगल ट्रैक पर, तो हम लोगों ने कहा था कि u √5gr से ज्यादा हो। चलो इस बात को समझाता हूँ यहाँ पर कैसे। इसी के लिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिमिलर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। स्ट्रिंग से कनेक्टेड पार्टिकल है, देखो क्या होगा इसमें, आपका यही डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसको पहले हटा देते हैं। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं
क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है ये समझिएगा। क्वेश्चन के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये जो पार्टिकल है इसको हमने बॉटम पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी दी, यहाँ पर बॉटम पॉइंट पर ला करके इसको हमने एक वेलोसिटी दी है, लेकिन कितनी वेलोसिटी दी है अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, यहाँ पर स्ट्रिंग को फिक्स कर दो आप, स्ट्रिंग की लेंथ l है, कितनी वेलोसिटी दी है, तो वेलोसिटी दी गई है 2 टाइम्स रूट ऑफ gl, यानी यहाँ पर हमने स्पीड दी रूट ऑफ 4gl की। ये इनसफिशियंट है, स्ट्रिंग वाले केसेस में ये इनसफिशियंट स्पीड कही जाती है, इसमें मोशन कंप्लीट सर्कुलर नहीं हो सकता कभी भी, रूट 5gl होना चाहिए था कम से कम। तो इन न्यूमेरिकल्स में होता क्या है ना, क्यों नहीं सर्कुलर मोशन पूरा कर पाता है, उसका रीजन ये होता है कि किसी न किसी पॉइंट पर जा करके इस पार्टिकल में जो स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग स्लाइटली लूज कर जाएगी, यानी इसमें टेंशन फोर्स की वैल्यू बन जाएगी 0। और यही क्वेश्चन पीछे सॉल्व कर रहे थे। पहले तो हमको ये फाइंड करना पड़ता है कि कहाँ पर टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये एंगल थीटा कितना होगा। तो इसी के लिए मैंने पिछले दोनों क्वेश्चंस कराए थे तुम्हें अभी। पहले ये निकालोगे आप इनसफिशिएंट वेलोसिटी में, इनसफिशिएंट वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले काम ये करो कि आप वो एंगल थीटा पता करो जहां पर बॉडी में टेंशन फोर्स, या अगर किसी ट्रैक पर है तो नॉर्मल फोर्स, कहां पर टेंशन या फिर ट्रैक पर नॉर्मल की वैल्यू 0 होगी। पहले ये थीटा को फाइंड आउट करेंगे। आप शायद जज नहीं कर पाए हो कि हमने दोनों क्वेश्चन सिस्टमैटिक तरीके से लिए थे। मैंने ये क्वेश्चंस कराए आपको कि ये एंगल थीटा कैसे पता लगाते हैं जहां पर नॉर्मल 0 हो जाता है, या फिर एंगल थीटा कैसे पता लगाओगे जहां पर टेंशन 0 हो जाता है। थोड़ा सा ना एक बार रिवीजन करना बच्चा इसमें, क्योंकि सीक्वेंस में चल रहा सब कुछ। नहीं तो पहले सर, इसमें सर हाँ सर इसमें ऐसा नहीं हो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद स्लैक कर जाए सर स्ट्रिंग, मतलब तो बच्चा तो यही तो निकाल रहे हो ना, यही तो फाइंड आउट कर रहे हो कि कहां पर लूज करेगा। तो जहां पर लूज कर रहा है वो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 आ रही है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर अगर होता तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 नहीं आती, कुछ और आती। आपका डाउट जेन्युइन है, आपका डाउट ये है कि जरूरी तो है नहीं कि यही कॉन्टैक्ट लूज करे। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर कॉन्टैक्ट लूज करता तो इस फिगर में जो थीटा दिखाया है उसकी क्या वैल्यू बनती। अगर बी पॉइंट पर कॉन्टैक्ट लूज करने की बजाय अगर मैं वाई वाले पॉइंट पर कॉन्टैक्ट लूज करता 0, तो थीटा 0 लेना पड़ता। तो इसका मतलब मेरे आंसर में cos थीटा की वैल्यू 1 आनी चाहिए थी। यस सर। तो जब cos थीटा की वैल्यू 1 नहीं आई है तो मैं कंफर्म हो गया कि इसका मतलब y पॉइंट से पहले ही कहीं पर कॉन्टैक्ट लूज हो गया है। अच्छा सर। हाँ, यही तो कंफर्म कर रहे हैं बच्चा। देखो यहाँ पर भी यही काम किया मैंने, यहाँ पर भी यही काम किया है। यही क्वेश्चन है जो हमारा डाउट है, उसी का क्वेश्चन लिया हमने। फाइंड द एंगुलर पोजीशन एट विच द स्ट्रिंग विल बिकम स्लैक। तो हमारे मन में ये डाउट जरूर आता है कि टॉप पॉइंट पर भी तो हो सकता है ये काम। बोलो, यही डाउट पूछ रहे हो आप? हाँ सर। कहां पर स्ट्रिंग स्लैक करेगी? तो हमने उसको माना कि थीटा एंगल, हमने ये माना है कि टॉप पॉइंट से थीटा एंगल पहले स्लैक हो रही है। देखो, हमने ये मान लिया कि टॉप पॉइंट से थीटा एंगल पहले स्ट्रिंग स्लैक कर गई। अब मुझे नहीं मालूम थीटा कितना आएगा, क्योंकि थीटा तो मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर कैलकुलेशन में मेरा थीटा 0 आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि टॉप पॉइंट पर स्लैक हो रहा है। बट अगर कैलकुलेशन से थीटा की वैल्यू 0 नहीं आ रही है तो इसका मतलब टॉप पॉइंट से पहले स्लैक कर रहा होगा। हाँ सर। तो कहां पर स्लैक करेगा ये तो डिपेंड करता है कि आप यहां पर कितनी स्पीड प्रोवाइड कर रहे हो। आप बॉटम पर कितनी स्पीड देते हो ये डिसाइड करता है कि स्ट्रिंग टॉप पॉइंट पर स्लैक होगी या फिर टॉप पॉइंट से पहले स्लैक कर जाएगी या कभी भी स्लैक नहीं करेगी। ऐसा भी हो सकता है कभी स्लैक ना करे। अभी क्लियर हो रहा है ये चीज? जी सर। तो सेम कंसेप्ट यहां भी है। देखो एक बार थोड़ा सा रुको बच्चा, देखो समझो। हम लोगों ने वेलोसिटी दी है √4gl की। अब यही प्रूफ करना है। प्रूव दैट द कॉर्ड बिकम्स स्लैक व्हेन द पार्टिकल हैज राइजन टू अ हाइट ऑफ 2l/3 अबव द फिक्स्ड पॉइंट। तो अब हम इसको कैसे प्रूफ करें यार, बताओ। देखो, हम क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि जो ये फिक्स पॉइंट है जहां पर सेंटर को फिक्स किया गया है, आप ये प्रूफ करो कि इससे जब हम 2l/3 डिस्टेंस पे होंगे तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। ये मुझे प्रूफ करना है। तो चलो अब कैसे प्रूफ करेंगे यार, इसको h मान लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर टेंशन 0 हो चुका है तो mg बचेगा सिर्फ।
और अगर mg बचेगा तो उसका कंपोनेंट सेंटर की तरफ, mg का कंपोनेंट सेंटर की तरफ ले आएंगे mg cos थीटा, और उसको इक्वेट करेंगे m/r इंटू वी स्क्वायर से। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ आपसे, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पर वो जो स्पीड रखते हैं वो बॉटम पॉइंट वाले रख देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि आप जिस टाइम पर इक्वेशन बना रहे हो, ये इक्वेशन मैं पॉइंट ए के लिए बना रहा हूँ या फिर पॉइंट बी के लिए बना रहा हूँ, यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी गई है mg cos थीटा बराबर m/r v स्क्वायर, ये कौन से टाइम की इक्वेशन लिखी गई है? तो पॉइंट बी के लिए। इसका मतलब जिस पॉइंट की इक्वेशन है स्पीड भी उसी पॉइंट की लोगे आप, स्पीड एट बी पॉइंट। और इसको निकालने के लिए कि स्पीड एट बी पॉइंट कितना होगा, इसको एनर्जी कंजर्वेशन से लिखते हैं, लेकिन हम लोग बार बार इसको डायरेक्टली पुट करना चाहते हैं कि इट इज यू स्क्वायर माइनस 2gh। इसको हम डायरेक्ट, अब क्योंकि इतने एग्जांपल्स कर चुके हो तो हम इसको लिख रहे हैं यू स्क्वायर की वैल्यू 4gl माइनस 2g, और हाइट हम पॉइंट ए से देखेंगे, बट क्वेश्चन में जो हाइट पूछी गई है वो सेंटर से पूछी गई है, तो कोई बात नहीं, टोटल हाइट यहाँ पर देख लो कि टोटल हाइट कितनी बनेगी, तो टोटल हाइट l प्लस एच हो गई, तो हम यहाँ माइनस 2g इंटू एल प्लस एच पुट करेंगे। ये दो इक्वेशंस बनेंगे हमेशा। अब आप वीबी स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देख लो h कितना आ रहा है, क्या वो 12/3 आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लो एक बार। बोलो जी, देखो तो सॉल्व करके देखो, इसमें वीबी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो और चेक करो क्या स्मॉल h की वैल्यू 12/3 आ रही है। यस सर। ठीक है, अभी क्लियर हुआ है इसमें? आया आंसर? नहीं आया भाई अभी? आ गया सर। ओके, तो एक पार्ट तो हो गया आपका, मतलब इन दोनों से एक पार्ट तो आ गया कि h इक्वल टू 12/3 है। अब बी पार्ट क्या कह रहे हैं, इसमें एक और पार्ट है। अब इसके आगे सुनना, फाइंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला सब्सिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड। अब पैराबोला क्यों होगा ये बताओ पहले तो, इसके बाद पैराबोला क्यों होगा? सर वो जो स्ट्रिंग है वो स्लैग कर जाएगी, इस वजह से पैराबोलिक पाथ ले लेगा पार्टिकल। हाँ, प्रोजेक्टाइल की तरह। क्योंकि यहाँ पर स्पीड है ना, इसमें स्पीड एट बी पॉइंट है और टेंशन 0 हो चुका है, ग्रेविटी लग रहा है इसमें, तो इसके आगे का मोशन सर्कुलर नहीं होगा इसका। ठीक है जी, इसके आगे का मोशन सर्कुलर नहीं होगा। मैं इसको नेक्स्ट पेज पर अगर आपको कंप्लीटली ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये किस तरीके के मोशंस करेंगे यहाँ पर, तो आप इसको देखो, कंप्लीटली ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको कैसा मोशन होगा, इसको देखना। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेगी यार। ये टॉप मोस्ट पॉइंट से हमने इसको √4gl की वेलोसिटी दी थी, √4gl की वेलोसिटी हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर दी, और अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि कुछ एंगल पर जा करके, कुछ हाइट पर जा करके इसमें टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब एक पॉइंट आएगा जहां टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा, और उस पॉइंट पर यहाँ पर एक वेलोसिटी है वीबी की। ठीक है, यही अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया है। उसके बाद सिचुएशन बदल जाएगी, देखो उसके बाद क्या होगा ना, उसके बाद ये सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डॉटेड सर्किल दिखा रहा हूँ, डॉटेड सर्किल का मतलब ये मोशन होगा नहीं। ठीक है, इसको मैं डॉटेड कर दे रहा हूँ कि ये एक्चुअली सर्कुलर मोशन नहीं होगा। अब किस टाइप का मोशन होगा, तो इसके आगे वो करेगा एक पैराबोलिक पाथ, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, और इसके बाद वो एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ ऐसे आएगा। ठीक है जी, फिर से बोल रहा हूँ आपको, इसके बाद का मोशन एक प्रोजेक्टाइल बनेगा इसका नॉर्मल, जो आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते थे। तो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? इसके आगे प्रोजेक्टाइल मतलब यहां तक तो उसने सर्कुलर मोशन किया, एट बी, पॉइंट बी पर आने के बाद कौन से पॉइंट पर, जहां टेंशन 0 हुई है, एट पॉइंट बी टेंशन बिकम्स 0, एंड उसके बाद हुआ क्या कि जो सर्कुलर मोशन था वो स्टॉप हो गया, सर्कुलर मोशन सीज कर गया, यहाँ पर सीजेस, एंड प्रोजेक्टाइल बिगिंस। उसके बाद से वापस प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो अब जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कंडीशन ये बनेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एंगल कितना बन रहा है। यहाँ पर ये एंगल चेक करना होगा,
क्योंकि वेलोसिटी कितनी है ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो यहाँ पर, तो प्रोजेक्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करने जा रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा माना है हमने 90 माइनस थीटा, नहीं इधर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा बनेगा, थीटा बनने दो। थीटा बनेगा सर। इधर से एंगल थीटा हो गया ये। तो इस प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पर आएगा? देखो इस प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट निकालनी है आपको। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगाओ, मैक्सिमम हाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल कितनी होगी? तो प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट्स का फॉर्मूला लगाते हो आप, बेसिक फॉर्मूला, वो कहते हो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। लेकिन यहाँ पर u का मतलब कौन सी स्पीड होगी? क्या हम ये वाली स्पीड ने जो बॉटम पर है? वीबी वी ना, प्रोजेक्टाइल तो पॉइंट बी से चल रहा हो, प्रोजेक्टाइल बी से हुआ था, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? यू स्क्वायर की जगह स्पीड एट बी पॉइंट का स्क्वायर करो एंड देन साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब वीबी और थीटा की क्या वैल्यू बनेगी? तो वीबी और थीटा की वैल्यू के लिए पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया है, पिछले क्वेश्चन में, कि सेंटर से 2l/3, सेंटर से 2l/3 ऊपर जाने पर टेंशन 0 हुआ है। तो अगर ये 2l/3 है और ये लेंथ l है, स्ट्रिंग की लेंथ l है, तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से, इस राइट एंगल वाले जो ट्रायंगल है, इससे cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी बनेगी? क्लियरली दिख रहा है आपको? cos ऑफ थीटा फ्रॉम द ट्रायंगल इज 2/3 एंड cos थीटा अगर 2/3 है तो sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा करके, यानी रूट ऑफ 5/9, ये सब कुछ। और VB की वैल्यू कितनी होगी? तो VB की वैल्यू निकालनी है अगर मेरे को, तो उसके लिए मेरे को एक ही फॉर्मूला पता है कि VB स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये u स्क्वायर 4gl माइनस 2g, और टोटल हाइट हम बॉटम पॉइंट से कितना है मेरा, तो इस समय बॉटम पॉइंट से टोटल कितनी हाइट पे जा चुके हो आप? तो l हाइट ये, और सेंटर से 2l/3 और ऊपर, तो टोटल हाइट जो हम बॉटम पॉइंट से हैं इस समय वो l प्लस 2l/3 यानी कि 5l/3, ये VB स्क्वायर है। अब आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके बताओ कि क्या आंसर बन रहा है आपका, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट क्या आएगा? सब कुछ सॉल्व हो चुका है, साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, VB स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी? तो बताएं, थोड़ा सा आंसर देना पड़ेगा आपको, क्या बन रहा है यहाँ पर? 20l/27। 20l/27, ओके। तो यही प्रूफ करना था। देखो, फाइंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला सब्सिक्वेंटली डिस्क्राइब्ड, तो आंसर है 20l/27। लेकिन ये 20l/27 पॉइंट बी से है यार, पॉइंट बी से। स्टार्टिंग पॉइंट से कितना होगा? स्टार्टिंग पॉइंट जो बॉटम पॉइंट से हमने स्टार्ट किया तो वहां से ये टोटल कितनी हाइट पर होगा, ये निकाल सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बताना हो तो स्टार्टिंग पॉइंट से भी निकाल सकते हैं ना। एल डिस्टेंस ये वाला प्लस 2l/3 ये वाला, और प्लस उससे भी ऊपर जाना है आपको। तो ये मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए कि बिगिनिंग से कहाँ पर होगा आपका, स्टार्टिंग वाले पॉइंट से कितनी हाइट पर हो आप, तो ये l प्लस 2l/3 और प्लस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट बनेगी, ये पूरा आंसर बनेगा इसका। यानी कि इनसफिशिएंट वेलोसिटीज वाले न्यूमेरिकल्स में बेसिकली होना क्या है, एक बार मैं समराइज कर दूं कि इनसफिशिएंट वाले में होना क्या है। टॉप पॉइंट पर जाने से, टॉप पॉइंट से कुछ एंगल पहले, टॉप पॉइंट से कुछ एंगल पहले एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये वर्किंग यहाँ पर है। ये ना समझ में आया तो आप प्रीवियस ये 2 वर्किंग देखो। इस वर्किंग में यही समझाया जा रहा है कि ये कैसे पता लगाते हैं कि टेंशन की वैल्यू कहाँ 0 होगी, मतलब टॉप पॉइंट से कितना पहले टेंशन 0 होगा। तो पहला पार्ट ये होगा आपका, पहले ये कैलकुलेट कर लेना कि वो थीटा की क्या वैल्यू बनेगी जिसके बाद जहां पर टेंशन फोर्स 0 होगा, और उसके बाद आगे का मोशन क्या होगा। तो जिस पॉइंट पर टेंशन 0 हो गया उसके बाद ये सर्कुलर मोशन करने की बजाय एक नया प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और तब तक ये प्रोजेक्टाइल करेगा जब तक ये प्रोजेक्टाइल मोशन वापस आ करके इस सर्किल को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर जाता। जिस टाइम ये प्रोजेक्टाइल सर्किल को इंटरसेक्ट कर जाएगा उसके बाद सर्कुलर मोशन वापस कंटिन्यू कर देंगे हम फिर से। मतलब यहाँ पर आप 5l/27 आ रहा है। Yes, sir, 5l/27. ये आंसर 20l नहीं आ रहा है इसका? नहीं नो सर, 5l/27।
Yes sir, 5L by 27 आ रहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो, मिस्टेक हुई होगी कोई कैलकुलेशन में। ये कंसेप्ट समझो यार, इसमें क्या होता है कि आप सर्कुलर मोशन करते हो, बीच में कहीं टेंशन जीरो हो जाती है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन करना चालू कर देते हो, फिर जब वो प्रोजेक्टाइल मोशन सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा तो वहां से वापस सर्कुलर मोशन कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि सर्कुलर प्रोजेक्टाइल सर्कुलर फिर प्रोजेक्टाइल सर्कुलर एंड फिर प्रोजेक्टाइल, इस तरीके से करते हैं हम लोग। आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं इसमें, देखो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, उसका भी कंसेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना कि एक पार्टिकल बॉटम पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसको हम लोगों ने कुछ स्पीड u प्रोवाइड करी बॉटम पॉइंट पर, कोई स्पीड हम लोगों ने u दे दी है यहाँ पर, और हमें इस क्वेश्चन में u फाइंड करना है। और कंडीशंस क्या है कि कहीं ना कहीं जा करके, मतलब कुछ हाइट पर जा करके कोई ऐसा पॉइंट आया जहां जा करके इसकी टेंशन फोर्स जीरो हो गई एट सम पॉइंट, यहाँ पर कहीं कह देते हैं कि आप स्ट्रिंग सेलेक्ट कर गई। उसके बाद इस पार्टिकल ने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, उसके बाद का मोशन प्रोजेक्टाइल हुआ, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, मतलब यहाँ से जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रहा है, यहाँ से पास हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यहाँ पर टेंशन जीरो हो गया और प्रोजेक्टाइल मोशन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। मैं आगे को इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये ध्यान रखना कि आगे सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा, सर्किल बना जरूर है लेकिन वो सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा है यहाँ पर। तो हमें u निकालना है यार कि u की कौन सी वैल्यू होनी चाहिए ताकि जब हमारे स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाए, उसके आगे का जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन करें वो प्रोजेक्टाइल मोशन सर्किल के सेंटर से पास हो जाए। ये सब करने के लिए मुझे u कितना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, पहले तो आप ये फाइंड करो, फाइंड वेयर t इक्वल्स टू 0। सबसे पहले ये निकालो कि टेंशन जीरो कहाँ पे होगा। और आप चाहो ना, अगर आप चाहो कि टेंशन कहाँ जीरो होगा तो ये काम मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने टेंशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था, टेंशन का एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाला था mu²/L माइनस mg, सॉरी प्लस mg माइनस 3mg h/L। अगर रिजल्ट याद है तो, अगर रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली t को जीरो कर दे, और अगर मान लो याद नहीं है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि एग्जाम टाइम तक ये फॉर्मूला भूल चुके होगे आप, ऑब्वियसली भूल चुके होगे, तो बेसिक्स पर आ जाओ। बेसिक्स पर कैसे आ जाओ, यहाँ पर mg का फोर्स लग रहा होगा, ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो कंपोनेंट सेंटर की तरफ mg cos थीटा किया, उसको बराबर कर दिया m/r, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर। अब मैं ना v, ये जो स्पीड आएगी यहाँ पर जो स्पीड आएगी उस स्पीड को मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। ये जो v स्क्वायर है, v स्क्वायर, उसको आप डायरेक्टली u² माइनस 2gh कर लो, वही चीज आ जाएगी, सेम रिजल्ट आ जाएगा, डायरेक्टली कर लो आप। और h मतलब ये हाइट, बॉटम से कितनी हाइट पर हो आप, h का मतलब ये रहेगा आप बॉटम पॉइंट से कितनी हाइट पर है, ये टोटल हाइट। और ये थीटा के फॉर्म में लिख सकते हो यार, अगर ये एंगल थीटा है मतलब इधर भी वर्टिकल से थीटा बनेगा आपका, तो ये हाइट हम थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और थीटा के फॉर्म में ये L × 1 + cos थीटा होगा ये। तो h को रिप्लेस करेंगे, mg cos थीटा m/r u² माइनस 2mg/r, r की जगह l करने जा रहे हैं, जहां जहां r लिखा है उसको l से रिप्लेस कर लो, और cos थीटा h को रिप्लेस कर देते हो, h को रिप्लेस करेंगे तो ये L इन ब्रैकेट 1 + cos थीटा। और सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको तो कर लो, अगर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है, बट फिलहाल इसको मैं इक्वेशन 1 छोड़ दे रहा हूँ। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन,
आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सेकंड इक्वेशन क्या करने जा रहे हो। हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा अलग से डिस्कस करो, कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ उसको अलग से डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट पर हुआ था, तो मैं सी बी को अलग से दिखा रहा हूँ। सर एक मिनट बच्चा, हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ था, आप ये देखो। जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ था तो क्या वेलोसिटी थी, और हम हॉरिजेंटल से कितने एंगल पर थे उस टाइम पर, ये एंगल कितना था। तो अभी हम लोगों ने पीछे ये एंगल कैलकुलेट करके दिखाया आपको, ये एंगल देखिए, अभी पीछे कैलकुलेट किया था आप, कि अगर आप टॉप पॉइंट से थीटा एंगल पहले टेंशन जीरो करते हो, टॉप पॉइंट से थीटा एंगल पहले टेंशन जीरो कर लो, तो हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है। ये दोनों एंगल्स बराबर ही आएंगे, तो यानी ये एंगल थीटा है और ये स्पीड वी बी है। वी बी का मतलब जहां से प्रोजेक्टाइल आपने चालू किया है। सी बी को एक इंक्लाइंड प्लेन की तरीके से देखेंगे, और क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट सी से पास हो रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से ये प्रोजेक्टाइल पॉइंट सी से गया, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। ये प्रोजेक्टाइल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ सेंटर। आप पूछो क्या पूछ रहे थे। आप लगाओगे ना काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट। काइनेमेटिक्स कंसेप्ट कैसे लगाओगे, देखो दो ऑप्शन है, या तो आप प्रोजेक्टाइल ऑन इनक्लाइंड प्लेन वाला फॉर्मूला लगाएं, या आप एक बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल लगाओ। तो मैं बेसिक प्रोजेक्टाइल लगाने के लिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस मानता हूं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस मानता हूं। मैं बेसिक वाला प्रोजेक्टाइल लगाऊंगा। ये लेंथ एल है, मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यू बनेगी, तो वाई एक्सिस को नीचे एक्सटेंड करो, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस बना, इसको इधर की तरफ एक्सटेंड करो, ये माइनस एक्स एक्सिस बना। यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वहां के कोऑर्डिनेट लिखने चाहते हैं हम लोग। ये एल है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल भी थीटा है। वर्टिकल से हम थीटा एंगल पर है, तो इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ये लेंथ बनेगी एल साइन थीटा की, ये लेंथ बनेगी एल कॉस थीटा की। तो कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा एल साइन थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा इसका माइनस एल कॉस थीटा। ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स मैंने इसलिए निकाले हैं कि हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन जानते हैं, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहती है कि y इज इक्वल टू एक्स टाइम्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है। सर हाँ सर ये माइनस एल साइन थीटा होगा। सर नहीं सर हम लोग नहीं, ओरिजिन से सर हम लोग मानते हैं ना कि थ्रो वहां से किया गया है, तो एक फिर मिनट उसके सुनो, लेफ्ट साइड आ रहा है। सुनो कंसेप्ट में गड़बड़ है आप लोग के। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन हमेशा मोशन की डायरेक्शन में लिया जाता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का मोशन लेफ्ट साइड हो रहा है, तो लेफ्ट को पॉजिटिव एक्स मानना है आपको। अच्छा जी सर, जी सर, आ गया, प्रोजेक्टाइल आ के गया। साइन कन्वेंशन में ध्यान रखना है यार, कई चीजें प्रॉब्लम है इसमें। अब हम लोग देखिए, माइनस एल कॉस थीटा तो मेरा वाई हो जाएगा, एल साइन थीटा मेरे लिए एक्स हो गया। बस यहाँ पर जो यू स्क्वायर है ये क्या रखेंगे, ये यू स्क्वायर में कभी कभी कंफ्यूज करते हो। ये यू स्क्वायर का मतलब प्रोजेक्टाइल की स्टार्टिंग वेलोसिटी। इस क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल की स्टार्टिंग वेलोसिटी कौन सी है, वीबी। हाँ। तो देखिए अब मैं y को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। y की जगह रखेंगे माइनस एल कॉस थीटा, x को रिप्लेस करके कहेंगे एल साइन थीटा, यहाँ पर टेन थीटा है, माइनस जी एक्स स्क्वायर की जगह बनेगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय में 2। अब यहाँ जो यू स्क्वायर है इसका मतलब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी, यानी कि पॉइंट बी की वेलोसिटी का स्क्वायर। और पॉइंट बी की वेलोसिटी का स्क्वायर निकालने के लिए बॉटम की वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस टू जी इंटू एच, इसको याद कर लेंगे, याद हो ही जाता है, क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है ये। और फिर बाहर में कॉस स्क्वायर थीटा है, बाहर में कॉस स्क्वायर थीटा। लंबी इक्वेशन बनेगी, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन में है, तो ये एक
खतरनाक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसको भी आगे सॉल्व भी करना है आपको, और ये इतनी आसानी से सॉल्व होगा नहीं, मैं पहले बता दूंगा। ये क्वेश्चन इक्वेशन ही डिफिकल्ट बनेगी पहली बार। ये इक्वेशन डिफिकल्ट क्यों बनेगी मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी करना ये भी है कि ये जो आपने पहली इक्वेशन बनाई है ना यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स को लेकर के, यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू लानी है, और ये यू स्क्वायर की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख करके सब कुछ थीटा के फॉर्म में आ जाएगा, सारी इक्वेशन थीटा के फॉर्म में आएगी। तो बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें पेशेंस बहुत चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि डबल चैप्टर्स के कंसेप्ट हैं। इनमें देख रहे हो आप कितने कंसेप्ट यूज करने पड़ गए मेरे को, एक ही न्यूमेरिकल्स में इतने सारे कंसेप्ट लगाने पड़ गए। सबसे पहले जहां पर टेंशन लूज हुआ वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन, फिर जहां पर टेंशन लूज हुआ है वहां पर स्पीड निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन, उसके बाद हमने प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट फॉलो किए, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन को फॉलो किया, फिर जिस पॉइंट से वो प्रोजेक्टाइल पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किए, और फिर ट्रेजेक्टरी इक्वेशन में इनको सेटिस्फाई किया। तो 6 से 7 कंसेप्ट मिल करके इस क्वेश्चन में लग रहे हैं। तो ये टाइम टेकिंग है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है ये, और इसको थोड़ा सा आप आराम से पेशेंस के साथ करना है जब भी इसको ट्राई करना है, क्योंकि आपको फर्स्ट इक्वेशन से यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करनी है, और थीटा सॉल्व भी करना है। और मजे की बात यह है कि जो इक्वेशन बनेगी ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो वो भी आसान इक्वेशन नहीं बनेगी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी सॉल्व करना आना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसको करना ट्राई। अब इसके आगे कुछ क्वेश्चंस और हैं, बट ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, तो इसके आगे एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 2 इरडो के क्वेश्चंस हैं, और ये 7th। तो ये आपके होम प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, ये नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस होंगे, बट उसके पहले इसकी प्रैक्टिस करोगे। ये सब इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये सब आज के लेक्चर पे है। सर सर इसमें यू की जो मतलब यू की वैल्यू एट बी पॉइंट पे तो एनर्जी कंजर्वेशन से नहीं निकाल सकते हैं? बच्चा तो उसी से निकाल रहे हैं। देखो एक्चुअली क्या आप समझ नहीं पाए, ये जो आप एनर्जी कंजर्वेशन ही करते हो, मतलब यहाँ पर मैंने बिगिनिंग में क्या किया था, आप शायद ध्यान नहीं दे पाए, बिगिनिंग में मैंने एनर्जी ही कंजर्व कराई है, यहाँ देखो। हाँ ओके सर। लेकिन उससे मेरे को रिजल्ट ये बन जाता है, तो मैं देखो हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं यार, कि हमें वहां पर ना टाइम का भी कंस्ट्रेंट होता है, क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व करना होता है, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे माइंड में अगर बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि एनर्जी कंजर्व करोगे, फिर ये स्टेटमेंट लिखोगे, तो मैं सीधा सीधा इस रिजल्ट पे आ गया कि यही रिजल्ट फिर आएगा। यस सर। तो मैंने इसको लर्न कर लिया है कि v इक्वल्स टू रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh को मैं डायरेक्टली यूज कर दूंगा, तो कम से कम मेरे 1-2 स्टेप बचेंगे ना, 10 से 15 सेकंड भी बच गए तो बहुत है यार। हाँ यस। ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ आपको, बट वो ओके आएगा एनर्जी कंजर्व करके ही आएगा, वो स्टेटमेंट वहीं से आएगा। ओके थैंक यू। ठीक है, चलिए अगली Yes. क्लास में बाकी डिस्कस करते हैं फिर। सर